झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छी ज़िंदगी चल रही है? कभी कभार ज़िंदगी डगमगा जाती है, गड़बड़ें आती हैं, लेकिन चली भी जाती हैं। सो हिम्मत ना हारिए। आज का प्रोग्राम का टॉपिक क्या है? आज के प्रोग्राम की एक रिसर्च जो मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली, जो साउथ एशिया में आप देखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कंबाइन फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज है एक। अब अगर रिसर्च करें तो ख़वातीन जो हैं 54% ख़वातीन जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसको प्रेफर करती हैं, और मर्द हजरात 69% मर्द हजरात चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा जाए। सो ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि इंटरफेरेंस नंदों की या सास की या फैमिली मेम्बर्स की इंटरफेरेंस मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बीच में आ सकती है, या उनकी लाइफस्टाइल के बीच में, या उनके रहन सहन के बीच में आ सकती है। और इसीलिए शायद कुछ ख़वातीन अवॉइड भी करती हैं कि झगड़े, ये जो रोज़मर्रा की टेंशन्स और झगड़े घरेलू एक होते हैं, वो उनसे बचने के लिए एक अलग घर में रहा जाए। सो बहरहाल बहुत सारी फैमिलीज़ के अपने रख रखाव होते हैं, वो उस हिसाब से ही अपने बच्चों की शादियां करती हैं। तो वो प्रेफरेंस को पहले ये देखती हैं कि कंबाइन में रहना है, जॉइंट में रहना है, या सेपरेट रहना है। मगर होता क्या है कि जो अगर आप रिसर्च, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो जितनी भी ज़िंदगी अभी तक मैंने गुजारी और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि कभी कभार कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने से जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे लंबे खिंचते हैं, क्योंकि जब आप बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं तो वो अच्छी इंटरफेरेंस के ज़रिए आपकी लाइफ को डगमगाने से बचाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ घरों में कि अगर बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, और वो फिर अपनी अना के मसले या ईगो की प्रॉब्लम्स को आगे ले आते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों का घर ख़राब होता है। सो हर घर की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। मगर जो ये मैंने बात कही ना कि वो बुज़ुर्ग जिनकी समझदारी, बुर्दबारी, अक्लमंदी की वजह से वो एक नौबयाता जोड़ा जो अपने ज़िंदगी को स्ट्रेट लाइन पर लाने में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा होता है, तो वो बुज़ुर्ग उसको हेल्प करते हैं ज़िंदगी के हर मोड़ पे। चाहे वो पेरेंट बनता है, चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़लज़ले और सैलाब आते हैं, वो बुज़ुर्ग जो माँ बाप हैं वो हेल्प आउट करते हैं। सो बाहर वालों की हेल्प कभी कभार आपके रिश्ते को पुख्ता करती है, उसको संवारती है, अगर वो इर्द गिर्द के लोग अच्छे हों। उसी तरह अगर आपके पास बुज़ुर्गों का साया नहीं है, आप बड़े बदकिस्मत लोग हैं, तो अक्सर आपके करीबी मोहल्ले वाले आपके रिश्तेदारों से बढ़कर हो जाते हैं, और आपको अपने मोहल्ले से कभी कभार आवाज़ें आ रही होती हैं चीखने चिल्लाने की, लड़ाई झगड़े की, तो आप सुनते हैं और सुनकर फिर दरगुजर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ हाँ भाई, हो रहा होगा कुछ, क्या है, हम क्यों पड़े बीच में। मगर कभी कभार आपके इर्द गिर्द ऐसे भी आपके नेबर्स होते हैं जो जब आपकी ज़िंदगी में बीच में पड़ते हैं तो वो बेहतरी ही की तरफ ले जाते हैं। वो एक रेफरी का काम करते हैं। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए या सास बहू में लड़ाई हो जाए, सो बाहर वाले कभी कभार अगर पॉजिटिव लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो वो सुनकर उसका कोई ना कोई ऐसा हल निकालते हैं जिसमें वो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, वो थोड़ा सीज़ फायर की तरफ आ जाए। जंगों में भी ऐसा ही होता है ना, जब दो मुल्कों की जंगें होती हैं तो आस पास वाले उसके बीच में पड़कर उस जंग की जो आग है उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो कभी कभार जो करीब के लोग हैं, उनकी अगर कोई बातें आपके कान में पड़ गई हैं, तो उनकी सुलह कराना या उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना
ये तो एक बहुत नेकी का फरीज़ा है। सो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे कानों में, यानी हम लोगों के कानों में कुछ आवाज़ें गूंजेंगी और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ एक्सपर्ट्स होंगे। हो सकता है कि उनका सॉल्यूशन निकालते निकालते आपका सॉल्यूशन निकल जाए। सो आइए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम से किसको कितना फ़ायदा पहुंचता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यूएसए मुस्कुराई है, ये सुबह जो आई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इधर उधर की कहानियाँ हमारे कानों में पड़ेंगी और फिर उस पर हम कुछ तबसरा भी करेंगे, लेकिन मेरे साथ ये कहानियाँ सुनने के बाद इस पर तबसरे करने के, क्योंकि ये आदी हो गई हैं कहानियाँ देखने के बाद तबसरे करने की, तो मैंने कहा सुनने के बाद भी तबसरे होंगे। नादिया खान मेरे साथ हैं एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लोगों में खून नहीं, तबसरे चल रहे हैं ईमान से। तबसरे, रिव्यूइंग चीज़ें, उफ, आज भी यही होगा। आज कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ देखेंगे ही नहीं, बस आपके कानों में कुछ बात पड़ेगी और उस कहानी को लेके बहुत सारे हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम तबसरे करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, जाहिर है। मेरे साथ दूसरी तरफ मेरी एक और लाहौर से सहेली की बेटी आई है। मैं तुम्हारी अम्मा मेरी सहेली है, तुम नहीं, तुम्हारी अम्मा तेरी सहेली है। सादिया फैसल मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक हैं। और हम तीनों के साथ भाई एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने पढ़ा लिखा हो उनकी पढ़ाई हमारे भी काम आए। तो राबिया फारूक हमारे साथ यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। कभी वैसे ऐसी बातें आप वैसे तो सुनकर ही लोगों को हाल बताती हैं, लेकिन कभी किसी दीवार से अगर आपके कान में आवाज़ आई हो तो वो तो शायद उसके हाल आपने कभी नहीं बताए होंगे, आज पहली दफ़ा बताएंगे। आज पहली दफ़ा बताऊंगी, है ना? डायरेक्टली जो पूछता है उसको बता देते हैं, मगर हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई हम लोग इतने लाउड हैं, कब मैं और यासिर कभी हमारी लड़ाई होती तो पड़ोसियों को आवाज़ चली जाती है आराम से। स्पेशली जब आप कॉलोनीज में हाउसिंग स्कीम में रह रहे हो तो वहाँ तो मतलब कितना इतना से तो फासला होता है घरों के बीच में, पता ही चलता है। और उस वक्त फिर जब गुस्से में होते हैं आपको याद ही नहीं रहता कि यार हमारी आवाज़ बराबर दीवार जुड़ी है, वहाँ जा रही है ज़रा। और अब मशहूर लोग हैं उनके तो वैसे ही कान लगा के ना रेडी होते हैं हर वक्त हमसाए। हाँ, और कुछ मिल जाए, कोई आवाज़ आ जाए बच्चों को, चाहे बच्चों को डांट रहे हो। अच्छा, मैं तो उसने किसी को डांटे, डॉगी को डांट रही थी, तो उस पर भी हुआ सब खैर है। नहीं बस वैसे ही मैं, लेकिन शुक्र है आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर मुझे पता है कि बाहर जाती होगी आवाज़। बिल्कुल जाती, हाँ जाती होगी। जैसे जब दूसरे के घर से आती है तो हम भी जरा मतलब अलर्ट होते हैं, और अलर्ट होना भी चाहिए। आई फील दैट, क्योंकि इतना डोमेस्टिक अब्यूज़, वायलेंस बढ़ गया है और हम अपने नेबर्स को नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है ना, जो किराए पे स्पेशली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर कोई आपको अनयूजुअल एबनॉर्मल आवाज़ आए तो थोड़ा अलर्ट भी होना चाहिए, जाके बेल बजा दें। खैर तो है मलक साहब, जाके चेक करना चाहिए। होती हुई लड़ाई या जो अब्यूज हो रहा है वो तो कम से कम रुकेगा। तुम्हें आती कभी मोहल्ले वाले से आवाज़? मुझे तो नहीं आई, एक आती तो वो मेरी आई होगी उनको, क्योंकि मैं अपने हाउस हेल्प को डांट रही थी। आंटी हमारे बहुत अच्छे नेबर्स हैं, तो वो आंटी है, कहती बेटा खैर है। मैं कहा आंटी इसने काम ठीक नहीं किया था, 4 दिन से कह रही थी इसलिए डांट पिटी है। तो वो आप जाहिर है, आप जब नेबर्स होते हैं, साथ साथ घर होते हैं, हल्का सा भी आप बोले तो आवाज़ चली जाती है। कभी कभार बड़ा फायदा होता है, पता है। मैं जैसे मेरा बेटा छोटा था, सुबह के वक्त वो भी तैयार होता है, घर में मैं भी तैयार होती हूँ। मैंने अपना मेकअप जो है वो इधर नहीं रखा, अपने घर पे ही रखा है, क्योंकि बेटा स्कूल जाता है। तो मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की हायर की एज हेल्पर, और वो किसी ऑफिस में जॉब करती थी। तो जब कोविड का ज़माना आया तो वो कंप्यूटर वगैरह पे सारा, ज़ाहिर है हेल्पर को ही, मैं तो सुबह चली जाती थी लाइव शो में, तो मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की रखी उसके लिए हेल्प। तो अब वो जब मुंह हाथ धोने और सुबह के वक्त नहीं जो क्योस मचता है, तो वो जो बाथरूम के बराबर दीवार थी वो दूसरे मोहल्ले वालों की थी। उन्होंने मुझे शिकायत की कि ये आपने जो लड़की रखी है अभी, ये आपके बेटे को बहुत वर्बली अब्यूज़ करती है। तो मेरा बेटा, मैंने कहा मेरा बेटा इतना सीधा तो नहीं है कि वो बताए नहीं। बालाज को तो मैंने तेज़ ही पाला, तीसरी औलाद है तो सारी तेज़ी उसी में डाल दी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने बालाज से पूछा, कहने लगा लेकिन मैं उसको संभाल लेता हूँ। तो मुझे पता चला मेरे पड़ोसी से कि वो मेरे बच्चे को वर्बली अब्यूज़ कर रही थी। फिर एक दफ़ा मैंने उसको मेरे बेटे का हाथ पकड़ते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया, और फिर मैंने उसे निकाल दिया। मैंने कहा 2 चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है, और तुम मेरे बच्चे को वर्बली अब्यूज़ करती हो। पड़ोसियों ने शिकायत की है, उन्होंने बाकायदा बेल बजा के, क्योंकि वो बाथरूम उनके कमरे से नज़दीक था ना, दीवार थी,
सो ये फायदा हुआ यार, बहुत तब ये फायदा है। आपके नेबर्स अच्छे हैं तो बहुत ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल नजर रखते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी नेबर कभी को डांटती है, मेरी फ्रेंड है साइमा, तो मैं उसको कह देती हूँ उसको मेरे पास भेज दो, छोटे को मत डांटो। मैं अजान को कुछ कहती हूँ, फिर वो कहती क्या हुआ अजान, मम्मी से कहो मेरे पास आ जाए चाय पीने। तो ये किचन के स्पेशली जो है ना दरवाजे मिलते हैं, किचन के बहुत होते हैं क्योंकि ज्यादा ऐसी बातें किचन में ही होती है। हाँ, किचन में ही होती है। फिर वो हमारे पड़ोसियों की कभी कभार आपकी जो मेड्स हैं वो लड़ रही थी, वो किचन में खड़े होके आपस में लड़ रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि देखें आप लड़ रही हैं तो ये आपका मोहल्ला नहीं हमारा मोहल्ला है, आपकी आवाज़ें बराबर में जा रही है, बुरा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभार हो। उस दिन हमारा ड्राइवर रोया, अल्लाह माफी, वो तो ऐसा सीन था कि मतलब सब इकट्ठे ही हो गए। हाँ। उसके अपना कोई घर में कोई टेंशन ट्रेजेडी हुई, वो इतना रोया, वो लेट गया, पैर हवा में, हाथ हवा में, ऐसा उसको दौरा कोई पड़ा बेचारे को। तो उसके बाद फैसल ऑफिस से आए, मुझे बता रहे, कह रहे इसको तो फिट पड़ रहा है, तो पता नहीं क्या घर में कोई मसला हो गया, दूर का कोई रिश्तेदार का कोई इशू था, तो पता नहीं क्या उसका ब्रेक डाउन हो गया। तो उफ, वो जो सब परेशान हुए ना, और हमारा सिर्फ ये था कि प्लीज़ आहिस्ता रहो, आप उसको भेजा, फौरन जाओ। लोग समझेंगे कि हम जुल्म कर रहे हैं भाई, कौन रो रहा है, कह रहे खैरियत होगी, क्या हो गया, समझे को पक्की अल्लाह माफी ट्रेजेडी हुई है घर में। लेकिन वो ड्राइवर भाई, और वो भी ना बाहर उसमें क्या गैराज में आके रो रहे थे। बड़ा पर हमने कहा प्लीज़ आप घर जाएं, पहले मसला सॉल्व करें। तो और जाते हुए ना मेरे कुक को जफियाँ पपियाँ, अरे मैं कहा क्या हो वापस नहीं आना आपने, खैर तो है, कौन से आखिरी सफ़र पे जा रहे हैं आप? लेकिन ये कि बड़ा चीखे भाई, वो बहुत चीखे। आज तक मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्या हुआ चीखों की आवाज़ क्यों? ये कुछ लोग पूछते भी नहीं है, वो खुद ही से अज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल ये तो जालिम है, टीवी के है ना ये जालिम लोग। वेरी एम्बैरेसिंग, बहुत एम्बैरेसिंग आपका सिचुएशन हो जाती है कि जैसे पता नहीं घर में क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सो कुछ आवाज़ें तो नहीं आ रही कानों में, मोहल्ले की आवाज़ें तो नहीं आ रही है क्या? ओहो, मैंने आपसे कल रात को बच्चे के लिए पैसे मांगे थे, आपके कान पे जूं नहीं रेंगती है, बच्चों के स्कूल में इवेंट है, मुझे पैसे चाहिए, आप पैसे दीजिए मुझे। ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? शौहर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हारे को? तुम्हारे को देता हूँ जब स्टार्ट के मन में पैसे, तो तुम कहाँ ले जाती हो, फजूल खर्चा कर देती हो। हर महीने तुम्हें पैसे चाहिए, हर महीने तुम्हें पार्लर का खर्चा चाहिए, हर महीने तुम्हारे को बाल बनवाने, हर महीने तुम्हें जूते चाहिए। मैं अपने हिसाब से थोड़ी खर्च करती हूँ, बच्चों के लिए तो मैं करती हूँ, और क्या मैं अपने मैके ले लेकर जा रही हूँ? मुझे क्या पता कहाँ जा रहा है पैसा, अपनी बहन को देख लो, 50,000 रुपए में पूरा घर चला दी, तुम्हारे को तो लाख रुपए भी कम पड़ जाए। बिल्कुल, इस दौर में तो लाख रुपए भी कम है, आप लाख रुपए भी लेकर आएंगे वो भी कम पड़ेंगे। इस दौर में तो हम जितना भी कमा लें, दो कमाएंगे भी कम पड़ेंगे, चार कमाएंगे भी कम पड़ेंगे। मैं कहाँ से लेकर आऊँ, किससे भीख मांगू? मैं कहाँ से लेके आऊँ? डाके डालूं क्या, चोरियां करूँ, क्या करूँ बताओ तुम मुझे। हाँ, आप चोरी करें, डाका डालें, डकैती डालें, मर्डर करें, कुछ भी करें, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर के बच्चों के लिए अपने पैसे चाहिए, मैं नहीं वो कर सकती। मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस इसी में मैनेज करो जो मैंने तुम्हें स्टार्ट में पैसे दिए। मैं नहीं कर सकती इसमें मैनेज, आप कुछ भी करके मुझे पैसे ला कर दें बस। यार मैं बीपी का मरीज हूँ, शुगर हाई पेशेंट हूँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? हर महीने तुम्हारा ये मसला है, हर महीने। यार तुम मैनेज करो, स्पोर्ट्स में मना कर दो, बोले नहीं हमारे पास पैसे, बच्चों को घर में बिठा दो, मना कर दो। मैं बच्ची का दिल तो छोटा नहीं कर सकती ना, सारे बच्चे उसके स्कूल जा रहे होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ रहे होंगे, वहाँ पर बच्ची घर में रहेगी, उदास रहेगी, मैं उसका उदास चेहरा नहीं देख सकती। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाह रही, उसका मतलब है अब मेरे साथ तुम्हारा गुजारा नहीं है। क्यों नहीं रहना चाह रही? आपसे ये बोले कि शादी से पहले मुझे अगर पता होता ना तो मैं कभी इस आदमी से शादी नहीं करती। तो रोज सबर शुगर करो, स्टार्ट में तुम्हारे को नहीं कहा या आयशा मैंने हर तरह की स्टार्ट में किए तो बच्चों की भी जिम्मेदारी आप ही की है ना, कौन करेगा इनकी जिम्मेदारी पूरी? मैं कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ, फांसी लगा लूँ अपने आप को, ट्रक के नीचे आ जाऊँ, क्या करूँ? जाएं, ऐसे ही कर लें कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता। ऐसा बहुत सारे घरों में इस वक्त हो रहा होगा, है ना? ये आजकल की महंगाई जो है, ये पता नहीं कितने कपल्स के बीच में दरारें डाल रही होगी, और सबकी, चाहे कोई किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, सभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, महंगाई से। और इस आई डोंट नो, पुराने वक्तों में पता नहीं 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बच्चे होते थे, वो कैसे एक इंसान की तनख्वाह पे सरवाइव कर लेते थे। मगर अब तो अगर 3 बच्चे या 2 बच्चे भी हैं, वो भी बहुत लग रहे होते हैं। और कुछ ख़ानदानों में तो बच्चे पैदा करने का ऐसा रिवाज है कि वो तो बच्चे ही बच्चे होते हैं और कमाई कुछ होती नहीं, और वो फिर रुकते नहीं हैं लोग कि भाई हमारे तो अब्बा के भी थे इतने, ये तो हम कैसे 2 बच्चों पे गुजारा करें, चलो 6 करें, 6 बच्चे होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे इस जो अभी हमारे कान में अभी पड़ी है? डॉक्टर साहब से। अच्छा देखें निदा, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा कॉमन इशू है, इस पे लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन जैसे अब ये हमने सुना तो इससे ऐसा लग रहा है कि इनके मीन्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितने इनके एक्सपेंसेस हैं।
इनकम कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और वो शुरू से ना लग रहा है जैसे बजटिंग नहीं की जा रही, ठीक है। कभी कभी कोई मंथ्स ऐसे आते हैं जब बजट आउट आपका हो जाता है, लेकिन यूजुअली आपको पता होना चाहिए भाई इतनी इनकम आ रही है, इतनी हमारी ज़रूरतें हैं, इतना हम रख सकते हैं पोर्शन अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को या ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। वो बजटिंग अगर शुरू से नहीं है तो मंथ्स के बीच में ही आके आपका लगेगा कि जी अब वो इनकम ख़त्म हो गई है, फिर आपके झगड़े होना शुरू होंगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जैसे अभी हस्बैंड और वाइफ बात करें, धारे सिर्फ छोटा सा एक स्नैप है, लेकिन क्या है कि लग रहा है इन दोनों में एक दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं है। वाइफ हस्बैंड की परेशानियों को नहीं समझ रही कि भाई वो किस तरह से कमा के ला रहे हैं, हस्बैंड उनकी उसको नहीं समझ रहे कि भाई उनका वो ये है उनकी परेशानी कि बच्चे ये ना फील करें कि वो महरूम रह गए हैं, तो वो दोनों किसी कॉमन पेज पे नहीं है। तो ये इस तरह के उसमें ज़रूरत होती है कि भाई या तो कोई इन्वॉल्व हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई मोहल्ले वाले हैं या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इनको समझाएं बिठा के कि भाई आपका पर्पस तो इवेंचुअली एक ही है ना, आप दोनों को बच्चों की अच्छी वो जो है प्रोवाइड एक बात नहीं समझ आती, क्या बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए? जब बच्चे जायज़ नाजायज़ फरमाइश करते हैं और हम सब पूरी कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चों को हमें थोड़ी उनके अंदर भी एम्पैथी डालने की ज़रूरत है कि भाई हम इतना कमाते हैं तो हमें अपनी चादर में रह के पैर फैलाना है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों को इन्वॉल्व करो, नहीं करो। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों को भी पता होना चाहिए कि घर के हालात क्या हैं। बड़ी कंफ्यूजन है ये माँ बाप की। बच्चों को पता होना चाहिए कि घर के हालात क्या हैं और हमारी चादर क्या है, हम कितने पैर फैला सकते हैं। आप झगड़ों में बच्चों को ना इन्वॉल्व करें, जो आखिर में आके अक्सर माँ बाप करते हैं कि जी अम्मी सही है या अब्बू सही है, या देखो तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है, देखो तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं। इन मामलात से बच्चों को दूर रखें, लेकिन हालात का पता बच्चों को होना चाहिए। लेकिन सर्टेन एज होनी चाहिए ना बच्चों की, कि जिन मतलब एक सर्टेन एज पे पता होना चाहिए। जिदें और फरमाइशें तो बच्चे छोटी एज में ही करते हैं ना, लेकिन जैसे बच्चा जैसे कियान की एज है, जैसे बलाज की एज है, लेकिन छोटी एज में आपने बच्चों को, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं 2-2, 3-3 साल पे जब पेरेंट्स की लड़ाई होती है बच्चे एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा। वो वही कॉपी करते हैं ना जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं उनके आगे। आप इतने छोटे बच्चों को ना आप समझा नहीं सकते कि बेटा ज़रूरत कितनी है, खर्चे कितने हैं, ये वो उनको समझ में नहीं आएगी ये बात। आप उन्हें रिस्पेक्टफुली नो कह सकते हैं कि बेटा हम अभी ये नहीं कर सकते, आप डिले कर दें, अच्छा ये चीज़ हम बाद में कर लेंगे, इसके बजाय हम अभी ये कर लेते हैं, हम अभी आपको ये नहीं दे सकते, अभी आप ये ले लें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आपने बच्चे को कुछ हद तक मुतमईन भी कर दिया और आपने उसको सब्र सिखा दिया, जिसको हम इसमें कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखा दी कि भाई आप सब्र कर लें अभी अपनी चीज़ पर। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं तब आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा हमारी कितनी मीन्स हैं, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आप उन्हें सेविंग सिखा सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ना हस्बैंड और वाइफ का सेम पेज पे होना ज़रूरी है। यहाँ तो एक दूसरे को ही सब लान तान कर। बिल्कुल। सो इसका हल क्या निकल सकता है? ये इस महंगाई की जंग, बहुत सारी ख़वातीन बहुत अच्छे से जो कुछ मिलता है उसमें गुजारा कर लेती हैं, बिल्कुल। और बहुत सारी ख़वातीन नहीं कर पाती हैं और फिर वो कड़वी हो जाती हैं। अब वो उनकी कड़वाहट जो है वो इस तरह निकलती है जैसे इस कपल की निकल रही है। बिल्कुल। अब जैसे हस्बैंड ने एक ताना दिया कि अपनी बहन को देखो वो 50,000 में कर लेती है, इस तरह की बातें एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बोलना तो अगले को लगे अच्छा इन्होंने मुझे कंपेयर कर दिया, वो और आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही है कि भाई कोई इन्वॉल्व हो सकता है तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये सीख लें कि भाई बजटिंग करनी है। पता हो कि इतने हमारे पास इनकम आएगी, इतने उसमें से हमारी ज़रूरत के पैसे निकलेंगे, इतने हमारे पास बचेंगे, तो अब वो जो पैसे बच रहे हैं उसमें हमें देखना है, हमें सेविंग भी करनी है, उसमें हमें कुछ ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, कुछ जो है इमरजेंसी भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो बजटिंग कभी बहुत कभार ज़रूरी बजट है। इस तरह भी आउट हो जाता है, एक्स्ट्रा मेडिकल का खर्चा आ जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर के चक्कर, चश्मा बनवाना है, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके नॉर्मल बजट से अलग होती है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें ना कुछ संभाल के रखना है। हम सारा नहीं स्पेंड कर सकते अपनी के जी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर लो, पैसे रखे हुए, कुछ ना कुछ सेविंग में भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें, इसका हल ये है कि भाई आप बजटिंग करें और अपने मीन्स के हिसाब से जो है वो बजट करें। कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हर ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ ज़रूरतों में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, देखना पड़े किसकी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसेस उठाने के लिए बीवी भी फिर कुछ कोई ना कोई जॉब या कोई पार्टिसिपेट करती है ना फिर वो खर्चों में। बिल्कुल। बात यहाँ ना समझदारी की, कफ़ायत शारी की, इसकी आ जाती है, स्टेट ऑफ माइंड। मुझे अब ज़िंदगी में लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको खुशी मिल रही है,
साथ बैठ के लूडो खेल रहे हैं, तो वो शायद फैमिली ज़्यादा खुश होगी बजाय वो जो कि कोई बाहर अपना कोई हॉलीडे कर रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, कोई फ़ायदा नहीं। आपको खुशी कहाँ महसूस होती है? तो औरत का समझदार होना बड़ा ज़रूरी है कि वो खुश खुद भी हो और बच्चों को भी पता है कि भाई हम वी आर हैप्पी, हम साथ हैं, हम सेहतमंद हैं, दिस इज़ हैप्पीनेस। बाकी ये कि इनकम बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। जो हालात हैं आजकल, आप एक शख्स की कमाई पे और एक जॉब पे नहीं रह सकते। तो ये भी मर्द का काम है कि सोचता रहे कि जी मुझे मेरी फैमिली बढ़ रही है, और फैमिली बढ़ाने से पहले अपनी इनकम बढ़ाएं कि बच्चा जो है अपना नसीब लेके आएगा, रिस्क आएगा, ये हम बात मानते हैं। लेकिन फिर हर बच्चा पेट भर के क्यों नहीं सो रहा? हर घर में फिर फाके नहीं होने चाहिए, किसी भी घर में होते हैं, तो इसकी भी कैलकुलेशन है। बच्चे आप, मुझे तो लगता है कि एक फॉर्मूला बनाएंगे जी 2 लाख जब तक मियाँ बीवी के पास नहीं जमा होंगे, बच्चा प्लान ही नहीं करना ही नहीं। और हमारे यहाँ बच्चे पे बच्चा, तो दिल तो मारेंगे ना। तो लेकिन जितने भी पैसे हों, आपको घर में एक स्ट्रेस और टेंशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, वरना बच्चे एहसास कमतरी में, स्ट्रेस में, टेंशन में, और उसमें चले जाते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। उनको पता है हमारे पास सब कुछ है, हमें ज़रूरत नहीं। तो तरीके से भी इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल हम सब लोगों ने यार बहन भाइयों के कपड़े भी पहने हैं, कम जूतों में भी गुजारा किया है। तो एटलीस्ट आप शोबिस में कितने लोगों को आप देखेंगे जो हम लोगों ने ऐसे मतलब ऐसे शहाना बचपन नहीं गुजारे, बिल्कुल खुश रहते थे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खुश नहीं है, ये अगर औरत प्यार से तमीज़ से बात करे, मियाँ से क्या, चलो यार सोल्यूशन, और अगले हम कुछ ऐसे करें कि अभी 5 साल तंग गुजारते हैं, अगले 5 साल हमारे अच्छे हो जाएं। तो आज तंगी में गुजारा कर ले तो आपकी फ्यूचर की यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, वो तो कह रही जाए खुदकुशी करने। बहुत गलत बात, पता नहीं चलेगा, वो आदमी आदमी भी कर लेते हैं, औरतें कर लेती हैं, बच्चों को भी साथ में जहर दे देते हैं। तो ये ऐसी बातें करना एक तो मनहूस बातें और मत करें, क्योंकि नहीं आपको पता कि एक आदमी किस ऑलरेडी एज पे तो नहीं है, और बस यही उसके दरमियान वो और जहर ही रह गया बस। तो ऐसी कड़वी बातें तो करनी नहीं चाहिए। और मैं तो देखा है कि हमारी जानने वाली, अल्लाह करे तो मैं ये हो जाए वो जाए, मियाँ का एक्सीडेंट हो गया, फिर जो रोई है और अपने आप को ब्लेम किया, तो कुछ पता नहीं कि अगली घड़ी क्या हो जाए। ऐसे कभी अल्फाज मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अल्लाह करे तुम मर जाओ, तुम्हारी लाश आए वापस, मुझे मार दो, अल्लाह करे ये मर जाए, वो फिर हो भी जाता है। फिर आप क्या करेंगे? कैन यू लिव विद द गिल्ट? तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन एकदम नहीं होएगा। सोल्यूशन के लिए यू नीड अ फ्यू इयर्स ऑफ गुड प्लानिंग। ये करते हैं, थोड़ा आप भी कमाएं, आप भी थोड़ी प्लानिंग करें, कुछ हुनर आप में होगा, आप भी कुछ पैसे जनरेट करें। एक शख्स के बस की बात नहीं है, एवरेज तो यहाँ जो है ना हेल्प आती है बड़ों की। अगर आपकी अभी नई शादी हुई है, आपने अभी नए खर्चे संभालना शुरू किए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती। पहले आप 2 थे, फिर उसके बाद आपके बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ गए, एकदम आप पे ना आफत सी आ गई। बच्चों के दूध का खर्चा, बच्चों के डायपर्स का खर्चा, और बहुत छोटी छोटी डॉक्टर्स की खर्चे, वो एकदम बढ़ते हैं, तो समझ ही नहीं आती कि हाथ पांव फूल जाते। और पता कर सकते हैं निदा, अभी हमारी फ्रेंड है, एक कपल है, उनको ये फाइनेंशियल मसले हो रहे थे, क्या करें यार, बच्चे भी पैसे नहीं भेज रही है। वो उनको बड़ा अच्छा मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा ऊपर आपका यूज़ हो रहा है पोर्शन, नहीं 3 कमरे हैं, मैंने कहा लड़कियों को बच्चियों को दे दें। तो वो जो नर्सेज हैं ना वहाँ हॉस्पिटल में काम करती हैं, बच्चियाँ आती हैं दूर से पढ़ने, कितने दिए? 6 लड़कियों को कमरे दे दिए, वो 3 टेस्ट हो गया। ऐसे हर एक से वो 25-25 हज़ार ले रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्स भी अलग, और 25 हज़ार पर बच्ची। वेरी गुड। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे लगता है आज बहुत सारे घरों के सॉल्यूशन जो है हम यहाँ बैठ के निकाल लेंगे, उनका नाम जाने बगैर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हालांकि बुरी बात है कान लगा के सुनना, लेकिन आज हम वही काम कर रहे हैं, मगर उसके कुछ अच्छे हल निकाल रहे हैं। और अगर किसी नीयत अच्छी हो ना, तो फिर वो बात बुरी होती है वो बुरी नहीं रहती। सो चलते हैं जी नेक्स्ट घर में कान लगाने। कान लगाते तो बहुत सारी आवाज़ें आ ही जाती हैं। हाँ भाई, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस, मुझे नहीं पता, बहुत हो गया, आपके घर में मेरी जिंदगी हराम हो गई है। काय की जिंदगी हराम हो गई तुम्हारी? तुमने तो यही तमाशा लगाया, क्या हम अपने बुढ़ापे में अपना घर बेच के तुम्हें दे दें और हम दरबदर हो जाएं? हमारे भी मेहनतें की हैं। मेरे माँ बाप ने इसलिए शादी नहीं करी थी आपके घर में कि मुझे जहनी टॉर्चर करते रहे आप लोग। मुझे मेरे बच्चों का फ्यूचर देखना है, हमें नहीं पता, हमारा हिस्सा दें बस। काय का हिस्सा? बीबी अगर आप यही सोच कर आई थी ना अलग होने का, तो अपनी अम्मा के घर से घर लेकर आती।
हम नहीं देंगे। मेरी अम्मा हमारी से अपनी मेरी भी शादी है। थोड़ी हुई है, आपके बेटे से हुई है। आपके बेटे का फर्ज है मेरा करना। फर्ज होता है, आप निकलो कमाओ खुद करो। हमने भी मेहनत करके घर बनाया। हमारे घर में अब नहीं निकलती बनेगा। बेटियां अरे जाओ, कमाने के बस, लिए। बस, आपके जा घर रहने के दो। तौर तरीके हैं ये। अरे रहने दो बस, तुम्हारे घर के तौर तरीके अपने पास रखो। हम घर नहीं बेचेंगे। हम करके किस किस को ऐसा, कितने मिल जाएंगे आपको, कितने मिल जाएंगे हमको? कुछ मुझे मिलेगा? नहीं नहीं पता, मिलेगा। नहीं मुझे बेचना हिस्सा हमें। चाहिए। हिस्सा पैसे नहीं देती, फ्लैट दिला दें कहीं पे। हाँ, फ्लैट फ्यूचर सिक्योर करें मेरे बस बच्चों करो। का। बच्चों का सिक्योर करना है, आप खुद मेहनत करो, आप खुद जद्दोजहद करो, मियाँ की कमाई में बरकत करो। तो मैं तो अपनी तफरीह तो खुद फुर्सत नहीं, मेरे क्या करोगे तुम? मुझे हिस्सा चाहिए। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई ना आपकी बस, टेंशनों में, मेरे भाई रहने छोड़ेंगे दो। नहीं आप लोगों को। अरे रहने दो बेटा, जिस वक्त तुम्हें घर को छोड़ने का आता है तुम बीमार हो जाती हो। मैंने घर नहीं बेचना, चाहे तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए हम दूसरी कर लेंगे, मगर हम घर नहीं बेचेंगे। हम दर बदर हो जाए इस बुढ़ापे। मुझे हमने मेहनत हिस्सा की है। चाहिए, मेरे बच्चों का हक चाहिए मुझे। बस, बस तुम्हारा ड्रामा अलग के बाद करें, काम हमें नहीं करिए। रहना आपके साथ। बस नहीं रहना तो बीबी ना रहो, ना रहो। जाओ तुम, जा रही हूँ मैं अपने मैके। जाओ जाओ, हम नहीं बेचेंगे, जहन से निकाल दो। ओह माय गॉड। हमारे वैसे पाकिस्तान में बड़ी अय्याशी है बच्चों के लिए। हम उनको पता नहीं कब तक खिलाते रहते हैं, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं। वेस्ट में देखा है 18 साल के हुए बच्चे गुड बाय। हाँ, शादी भी अपनी खुद कर रहे हैं, सबसे भी इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है चलो। लेकिन यहाँ ये कि मुझे इस बात से इतनी चिढ़ है, माँ बाप का घर माँ बाप का है। बिल्कुल। आप कोई नहीं होते और क्या, आपका उनसे कोई उनकी हक ही जिंदगी नहीं में है। हक। और ये क्या करते हैं कि अगर फादर की डेथ होगी तो बेवा जो माँ है उससे साइन करवा के घर बेच देते हैं। तो भी ड्रामे में भी था कि जी बेच के और को कुछ भी नहीं दिया उसके बाद उसको। तो ये तो कभी ना करें। इस पे तो कोई मैं कहती हूँ आपका बेटा कितना प्यारा हो, बेटी कितनी लाडली हो, कभी उनके नाम घर अपना ना करें आपकी जिंदगी में, नहीं वरना आपने सड़क पे आ जाना है। और ये आपका फर्ज नहीं है। हाँ, मरने के बाद जो करें, जिंदगी में माँ बाप का घर बिकवाना, डिमांड करना, प्रेशर देना सख्त सख्त गुनाह है। कोई उनका हक ही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर माँ बाप ने सारी उम्र मेहनत करके घर बनाया है तो उनका कोई हक ही नहीं है। और आप एक बहू आके इस तरह कह रही है, जो भी बीच के जो भी मसले हैं, ये चीज़ें बड़ी मतलब इस लड़ाई में भी जैसे वो कह रही है कि घर बेचेंगे, वो आप कैसे, मतलब आपका कोई हक ही नहीं है कि आप कैसे कह रही हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आप अभी आई हो, उस घर में आए हैं और आप अपने मियाँ के माँ बाप से कह रहे हो, कैसे कह सकते हो? तो ऐसे बच्चों को तो घर में ही नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल। वैसे ही आप निकालें, इससे बेहतर है कि आपको किराएदार ले लें। ऐसी औलाद का क्या फायदा। और मेरे ख्याल कोई लॉ भी अब हो गया कि आप माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकते। ऐसे ही उनका घर है, आई एम नॉट श्योर, बट ये अब्बा ने मुझे कोई बात बताई थी, बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो औलाद ऐसे कहे वो तो वैसी जालिम है। बिल्कुल, बहुत जालिम है। क्या इस तक किस तरह टैकल करना चाहिए माँ बाप को? देखें फिजिकली वीक हो जाते हैं ना वो लोग, वही दबदबा जो उनका होता है एक ज़माने में, एक पर्सनालिटी होती है माँ बाप की, जब तक वो फिजिकली सही होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब वो बेड रिडन हो जाते हैं तो फिर बच्चे कभी कभार, हर जगह नहीं, कभी कभार चीलों की तरह उन पर आ पड़ते हैं कि भाई हमारे हिस्से करो। अच्छा, अब देखिए ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे हम बड़ा खुल के कह सकते हैं कि ये जो बहू है, शी इज़ अ ब्लैकमेलर। ठीक है, वो हर तरह से ब्लैकमेल कर रही है कि जी मैं अलग हो जाऊंगी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक चीज़ समझनी चाहिए कि देखें, कोई आपको उस हद तक ब्लैकमेल कर सकता है जितना आप उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएं। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो सास हैं ये कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं, ये भी अपनी जगह पे अटल हैं कि भाई हम घर नहीं बेचेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी नादिया भी कह रही हैं कि भाई माँ बाप की ज़िंदगी में आप उनको ऐसे नहीं दरबदर कर सकते। ठीक है, उनकी मौत के बाद जो भी उनके घर का आप करें। तो अब यहाँ पे देखें, यही वाली बात है, आपको पता है घर मेरे नाम पर है, ठीक है, कोई उसको मुझसे नहीं छीन सकता, तो थोड़ा अपनी पावर में रहें। वो बात सही है कि जो फिज़िकली वीक हो जाते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, यकीनन मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को साइकोलॉजिकली जो है रखें, स्ट्रेंथ रखें कि नहीं, हमारा घर है, हमारा फ़ैसला है, ये लोग जाते हैं तो जाएं। कुछ माँ बाप ना निदा यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं कि हमारा बेटा चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा उनको ज़रूरत है कि वो अपने दिल को मजबूत कर लें कि भाई जो बेटा नहीं कंट्रोल कर पा रहा अपनी ऐसी बीवी को, जो इस मामले को सेटल नहीं कर पा रहा, बेहतर है वो चला जाए, वो आपके हक में वैसे भी बेहतर नहीं है। और अब आपका फ़र्ज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मज़ीद उसको पालना, फिर उसके बच्चों को भी पालना, तो अपना दिल मजबूत कर लें। नहीं, माँ बाप ये कहते हैं कि हमने इतनी मुश्किलों से ये घर बनाया है, सहन है, बच्चे खेलते हैं, अब ये लोग छोटे से फ्लैट में किराए पे चले जाएंगे, पता नहीं फिर
दादियों को फिक्र होती है, बच्चे पता नहीं कैसे वहाँ खेल रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, सो वो वाली सारे एस्पेक्ट्स आ जाते ये हैं। बिल्कुल आते हैं सारे एस्पेक्ट्स। अब देखिए हर चीज़ में ना, हर फैसले में कोई बेनिफिट्स होते हैं, कोई उसकी कीमत होती है, ठीक है। अब ये हर इंसान अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। अगर इनको ये लगता है, किसी को ये लगता है कि नहीं भाई, वो बच्चों का मेरी आंखों के सामने से चला जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा हो जाएगा, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती, और मैं घर बेच दूँ और इनको हिस्सा दे दूँ और किसी छोटे उसमें शिफ्ट हो जाएं, आपको लगता है आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप वो तकलीफ़ उठा लें। आपको लगता है कि नहीं, ये घर बेचना ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सदमा होगा या बहुत उसके बाद तकलीफ़ आएगी, उसके अगेंस्ट ये तकलीफ़ छोटी है कि भाई ठीक है, ये भले चले जाएं, इनसे हम वो हो जाएं कि भाई आप अपना करो, हम अपना घर नहीं बेचेंगे, तो आप वो तकलीफ़ उठा लें। जो तकलीफ़ आपको लगता है आपके लिए छोटी है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो तकलीफ़ आप उठा लें। बाकी जो है दूसरा ऑप्शन आपको जाने देना होगा। वही बात है, लाइफ में हर चीज़ नहीं मिल सकती, तो एक किसी चीज़ पे दिल मजबूत करना पड़ेगा। और बच्चे ना इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब इसमें एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं, अगर माँ के नाम पे घर है, हस्बैंड कर देते हैं ना कि मेरी बीवी सिक्योर रहे, और उसके बाद बीवी की डेथ हो गई, तो वो घर बाप का नहीं रहता, वो फिर सबका हो जाता है। अब बच्चे उसको सेल कर सकते हैं। बाप कहेगा कमाई तो मेरी थी, घर मेरा था, बच्चे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं वो तो हमारी माँ का था, तो अब हम सबका हो गया। ये डेंजर है वाइफ के नाम घर करने का। सिमिलरली बाप के नाम पे घर हुआ, बाप मर गया, माँ के पास फिर घर नहीं आएगा वैसे, फिर अब उसके फिर सब हिस्सेदार हो गए, फिर बच्चे बेचने पे आ जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि मियाँ बीवी दोनों के नाम पे घर होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक जाता है तो दूसरे की कोई सिक्योरिटी तो रह जाए, वरना बाप जलील होगा या माँ जलील होगी। तो ये जो सिक्योरिटी वाली बड़ी, हालांकि बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी अपनी जिंदगी में बीवी के नाम घर कर दिया, बीवी अभी बीवी चाहिए। और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही था ये चीज, फौरन केसेस शुरू हो जाते हैं, फौरन औलाद इतनी बेशरम बेगैरत कुछ होती है कि वो फौरन फिर कहते हैं कि जी अब्बा से निकलो, अरे आप हमारे साथ रहिएगा ना, हमें ये पैसे चाहिए। और कौन रहे नहीं, मुझे लगता है बुजुर्गों का अपने घर में अपनी जगह पे रहना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरे के घर आके ना मेहमान हो जाते हैं, चाय भी मांगनी है, पानी भी मांगना है, बहू के मूड देखो, बेटे का देखो क्या किस तरफ जा रहा है रुझान, वो बहुत तकलीफ अरे बहुत ज्यादा सारी जिंदगी। जब आप एक हेड होते हैं ना, देखिए आप अपना किला कहते हैं उसको, अपना नहीं छोड़े, किला कहते हैं, किला वो जहाँ होता है अपनी जगह, हाँ अपना किला है, कितनी छूट दो बोली, वो नहीं छोड़ना चाहिए। और इस एज में माँ बाप के लिए हिलना मूव करना बहुत बुरा है, ये सेल्फ एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा ट्रॉमा है। वो वैसे उनकी जिंदगी आधी रह जाती है उसके बाद, और बीमार हो जाते हैं। तो कभी ना करें, आप साथ रहें, वरना उनको उनकी जगह से ना हिलाएं। तो ये थोड़ा सा ना इनहेरिटेंस, और इसका मैंने कहा कि ये एज ए लीगल ये एस्पेक्ट भी पता हो। और मुझे लगता है ये आप अपनी लाइफ में लिख दो जो भी लिखना, मियाँ बीवी के दोनों के नाम पे घर। हाँ जी। उसके बाद एक अगर चला जाए तो पीछे, जैसे मेरी खाला, उन्होंने बहुत फाइट की है, मेरी खालू की डेथ हो गई, तो अब जाके उनका सब कुछ सेटल हुआ है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years। तो हमने देखा है कि आप अपने ज़िंदगी में जो फैसले करने हैं ना, कर दें। ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि आप चले जाते हैं, पीछे मसले पड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, और ये एक कॉमन चीज़ है। और ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, मसला ये बड़ी डिस्टर्बिंग। देखो, अगर जैसे माँ बाप को हम ये कहते हैं कि अपनी जिंदगी में बच्चों के नाम घर कर दो, तो दिस इज ये तो सबसे बड़ी गलती है। नहीं, ये कहने वाली चीज ही नहीं होती ना। ये आप खुद ही, जैसे मैं अभी रहने वाला घर कभी नहीं कि मैं अभी से ही कुछ लिख दूं, नाइल के नाम सारा कुछ, तो मैं अभी से ही सोचती हूँ। तो आई थिंक ये सोच होनी चाहिए कि आप अपने, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत मसले होते हैं। नहीं, हम लोग रहने वाली चीज नहीं, लेकिन अपोज कर रहे हैं इसको कि जिंदगी में, मतलब मैं और मेरे मियाँ ने डिसाइड किया कि भाई हम मरने से पहले बच्चों के नाम घर नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही है। जब हम मर जाएंगे तो तब ऑटोमेटिकली वो बच्चों के कुछ कानून कवानीन है जो ऑटोमेटिकली। मेरा कहने का मतलब ये है कि अनिदा, जब आपके माँ बाप हयात है ना, तभी सारे सब मौजे हैं। जब आपके माँ बाप नहीं है ना, उसके बाद बच्चों में भी वो चीज़ नहीं रहती, बहन भाई में, स्पेशली जब शादियाँ हो जाती हैं एंड ऑल। ऐसा नहीं है यार, नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं। और अगर हो भी खराब ठीक है, लेकिन ये कि फिर आप प्रॉपर तरीके से करें हल। लेकिन जिंदगी में आप इधर उधर दे के ना फंस जाते हैं। फिर आपको जब अच्छे किसी अंकल थे, उनको जरूरत पड़ी, बीमार हो गए, उनका दिल किया प्लॉट बेचो, नहीं करने दिया बेटे ने। उनको चाहिए था, अभी अब कहते हैं और जिस घर में रह रहे हैं वो बेचें, कहें फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो प्लॉट मेरा है, मुझे सेल करना है, बेटे ने नहीं करने दिया कि ये तो मेरे नाम पे।
तो मेरे ख्याल कोई एसेट अपनी लाइफ में नाम ना करें और बाद में बस जो सही हक है वैसे मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अगली जगह कान लगाते हैं लाइट जलती है उस घर की। देवरानी जी कहाँ मेकअप किया और निकल पड़ी? अरे लाइटें पंखे सब चल रहे हैं, क्या हो गया है तुम्हें? बंद करो, कितना बिल आता है? या अल्लाह, इस औरत ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती है। तुम्हारा बाप बिल भर रहा है, मेरा शोहर भरता है भाई। अरे मेरे अल्लाह, कितनी बदतमीज हो, जिठानी हूँ, जरा सी इज्जत नहीं है, कोई तमीज नहीं है। जाती हूँ अभी अम्मी के पास, अब तुम्हारी बारी है खाना पकाने की। क्यों नहीं पका रही खाना? ओ बहन, मुझसे काम नहीं होता, बड़ी हो बड़ी बन के रहो, समझ आई? जेठानी किस नाम की हो? खुद ही पकाया करो, मेरी आदत नहीं है काम करने की। हंडिया चूल्हा करने के लिए लेकर आई हो यहाँ पे मुझे। तो हर दफा तुम ही जाओगी, मैं नहीं जाऊंगी क्या? मेरे घर वाले नहीं है, कभी एहसास नहीं करती मेरा तुम? बड़े जो होते हैं ना बड़े, वो घर में ही रहते हैं, समझ आई? मेरी आदत नहीं है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे भाई, इतना काम करूंगी मैं तो। मैं नहीं तुम महारानी हो? हाँ ऑफ कोर्स, अपने शोहर की महारानी हूँ। आने दो आज अपने आने दो। आज जो है ना मैं घर जाऊंगी अपने, अब नहीं रहना मुझे यहाँ पे, और लेने मत भेजना किसी को, समझ आई? हाँ, कोई नहीं आएगा तुम्हें लेने। तुम्हारे बच्चे भी संभालो, तुम्हारे शोहर को भी देखो, खाना पकाओ। मैं ही रह गई हूँ क्या इस घर में? ओ बहन, मेरी शादी को 15-20 साल नहीं हो गए जो मैं हंडिया चूल्हा ही करती रहूं। मुझे अपने फैशन भी करने होते हैं, समझ आ गई? हाँ तो फैशन ही करती रहती, शादी काहे को करी? तुम ही आई थी रिश्ता लेके। ओ भाई, बड़ी प्यारी है, आ जाओ, मैं शादी करेंगे, हम इसी से करेंगे। हाँ तो जाओ यहाँ से, जाओ, मैं देख लूंगी सब। हाँ मैं जा रही हूँ। बिटवीन देवरानी और जेठानी। तो ये वाली सास और बहुएं वाली और देवरानी जेठानी फनी होती है। ये तो और इसमें बेचारी सास को प्रॉब्लम होती है ना, वो किसका साथ दे, उसकी सुने। सास के लिए बड़ा ये बेचारों के लिए जॉइंट फैमिली की ही तो मसला है। जब आप साथ रहते हैं और एक किचन होता है, बहुत ज्यादा दिस इज एन इशू। और मेरे ख्याल से किसी को जो है ना ये जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी बिल्कुल बांटनी चाहिए। आपका ऑर्गेनाइज्ड हो, आदमी बैठे भाई हाँ इस दिन तुम बनाओगी, इस दिन तुम खाना बनाओगी, इस दिन ये होगा, ताकि जिम्मेदारियां जो है शेयर्ड हो। आदमी ना बैठे, भले कोई सास हो, अगर कोई बड़ा आदमी पड़ते ना इन चीजों के बीच में, तो फिर मसले और खराब हो जाते हैं। अगर सास की ना सुनते हो, अगर फॉर एग्जांपल, तो फिर हस्बैंड्स, उनको फिर ये भी डर होगा कि यार ये हस्बैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके सामने बात हुई है, फिर ये कि वो दो नंबरी ये वाली तो वैसे घर के तो मसले कभी कभार एक बहुत पिसता है, होता है ना कि कभी कभार एक के ऊपर ही सारा बर्डन है। हाँ भाभी आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, चलो जी किचन भाभी को ही दे दिया। अब भाभी बेचारी भाभी लगी हुई है, मेहमान आ गए, बाकी सब मेहमान बन के बैठे हुए और वो भाभी नौकरानियों की तरह लगी हुई है किचन में, है ना? वैसे भी मुझे लगता है देवरानी जेठानी का थोड़ा सा डिस्टेंस का रिलेशन होना चाहिए, थोड़ी स्पेस होनी चाहिए तो बेहतर होता है। कहीं कहीं किसी घरों में बहुत बनती है आपस में देवरानी जेठानियों की। लेकिन जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो मेरी जेठानी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैं जब शादी करके गई थी मुझे कुछ ऐसा चाहता नहीं था, मैंने उनसे सीखा। अच्छा। तो क्योंकि जब कोई मेहमान आता था वो किचन में होती थी, मुझे इतनी चीज़ें नहीं आती थी बनाने, तो मैं बैठी होती थी, फिर सब उनका नाम लेते थे, वाह वाह करते थे, आंटी भी। तो एक दिन मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, मैं बड़ी एम्बेरसमेंट हुई मुझे कि यार मेरा नाम नहीं। तब मैंने कहा आंटी मुझे भी बता दें, मुझे बताया करें, मैं अब ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी। तो ज़रा एक पॉजिटिव वे में मैंने ये चीज़ ली और उसके बाद फिर मैंने भी चीज़ें बनाई, फिर मेरी भी वाह वाह होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई मसले होते हैं, डायरेक्ट आप करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। आपको थोड़ा सेंसिबली इसको हैंडल करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है आप अपनी सास से कह दें कि इसको हैंडल करें। तो कभी कोई मसला हो जाता था तो मैं उनको कह देती थी कि आंटी इस तरह देख लें, फिर वो कह देती थी, तो ऐसे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि आंटी के लिए ज़रा ये बेचारी के लिए प्रॉब्लम होती थी, वो उनकी बात वो उनको रेफरी बनना पड़ता है ना भाई, तो इंसाफ अदलो इंसाफ का की मूरत बनना पड़ता है एक्चुअली। मुझे तो शादी से पहले बातें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है ना? हमारे घर का लाइफस्टाइल ये है बेटा, ऐसे होगा, ताकि उसमें आपको बच्ची का पता चल जाए। कुछ बच्चियां होती हैं जिनको बस किचन में जाना नहीं, एक काम नहीं करना, तो हम बाकी तो सब चीज़ें लेन देन बात कर लेते हैं, ये नहीं डिस्कस करते कि भाई हमारे घर का माहौल ये, बच्चे आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, खाना सफाई चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ मिल के काम करें। और अगर आपको लगे कि उस बच्ची का रुझान नहीं है तो देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और बच्ची को भी पता हो कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन मुझसे है मेरे ससुराल में। हम लोग इस पे बात ही नहीं करते, अरे बच्चा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, नहीं ये नहीं कहें। आप पता है आपके घर का माहौल क्या है और डिस्कस होनी चाहिए ये बातें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मंगनी के बाद
जब लड़की मिलती है ससुराल वालों से तो वो इतनी खुल के बातचीत नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इधर उधर के बारे में तो हो रही होती है, ये नहीं गुडी 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 चीजों की, ये वाली चीजें जो जरूरी है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि मेंटली एक दूसरे का पता हो ना, बिल्कुल हमारे ऊपर क्या आने वाला है। और जरूरी नहीं कि शादी के बाद उसकी हैबिट चेंज हो जाए। वो पहले बताती जी मैं तो लेट उठती हूँ, अरे कोई बात नहीं बदल जाएगी शादी के बाद, ना बदली तो मैंने कभी खाना नहीं बनाया, मुझे शौक नहीं, फिर उसके बाद आप क्यों से खाना बनवाएंगे अगर उसको शौक नहीं है या वो नहीं बनाती। तो अनलेस कि शी इज विलिंग टू लर्न, आप ये बातें खोल दें कि जी मेरे घर में तो हमारे घर में एक्सपेक्टेशन है, ये ऐसे चलता है, अब आप बताओ बेटा आना है कि नहीं आना। अच्छा, इसमें भी मुझे लगता है लड़के की बहुत अक्लमंदी है, क्योंकि अक्सर शादी से पहले लड़कियां लड़कों को कह देती हैं, घर वालों को कुछ पता नहीं होता। फिर जब वो घर आती हैं तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती है। फिर वो जो मियाँ होता है वो बेचारा उस चीज़ को ही कंपेंसेट करता है कि नहीं ऐसा नहीं था, ये था तो ऐसा नहीं था। तो इससे भी बहुत ज़्यादा मसले और खास तौर पे लव मैरिज में, लव मैरिज जब अलग से सेटिंग हो जाती है। हाँ, अलग मैं तुम्हें पहले ही बताया था शादी से पहले मैं कपड़े इस्त्री नहीं करूंगी, मैं खाने नहीं बनाऊंगी, तुमने कहा था ओके, तुमने कहा था, लेकिन वो फिर लड़के की हिम्मत नहीं होती ना घर वालों से कहने की, तो उसको तो होता है बस ये लड़की मिल जाए किसी तरह, हमें फिर बाद में देखा जाएगा। तुम्हारी बीवी ये नहीं करती, ये नहीं करती। कैसे इंसाफ हो सकता है बताएं। अगर देखिए इंसाफ तभी हो सकता है जब कोई किसी एक का रोल हो जिसको पता हो कि भाई ये शख्स इंसाफ करेगा, ठीक है ना। जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कोई ऐसा होना चाहिए घर में जिसकी सब सुनते हों, जिसका ये रोल हो कि भाई ये बड़ा है और ये मामलात को तय कर सकता है और इसकी बात सब मानेंगे, अच्छी लगे या बुरी लगे। अब जैसे ये सिचुएशन यहाँ लग रहा था कि वो जो जेठानी है वो बहुत रिजेंटफुल है, सारा काम उन्हें करना पड़ता है, सब कुछ वो संभाल रही हैं और वो देवरानी जो है वो चली जाती है। तो अब लग रहा है इन दोनों के बीच में ना कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जिम्मेदारी डिवाइड नहीं हुई हुई कि भाई कौन सा दिन किसको किचन में स्पेंड करना है, कौन किस दिन बाहर जा सकता है। तो ये कोई बड़ा है घर में या नहीं है। अगर कोई बड़ा नहीं है, जैसे सास ससुर नहीं है, डेथ हो गई है या कुछ है, तो फिर हस्बैंड्स का काम है कि वो इन्वॉल्व हों। जो दो लोग जिनका देखें आपस में झगड़ा है ना, वो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो दोनों सिर्फ अपने अपने फ़ायदे की बात करेंगे। तो फिर हस्बैंड इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई इन्वॉल्व हो, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की आपस में दोस्ती करा दे। दोस्ती गोल नहीं है, गोल ये है कि भाई घर का माहौल ठीक रहे, आप इन दिनों को देख लो, आप इन दिनों को देख लो, ठीक है। और वो बात जो है वो सब मानेंगे। अब उसमें जो भी शख्स है ऐसा जो ज़्यादा कहते हैं कि जी ज़्यादा अड़ रहा है कि नहीं जी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, जैसे इस सिचुएशन में हमें लगा कि जो वो देवरानी है वो ज़्यादा इस तरफ टिल्टेड है कि बस सिर्फ मेरी वो होती रहे, जो मैं चाहूँ वो करूँ। फिर उनको उनके हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे ना ये भी होता है कि मर्द और औरत अपना अपना रोल नहीं समझते। भाई अब एक चीज़ जो नेचर ने बनाई है, फितरत ने बनाई है, हम कहते हैं हमारे रिलीजियस से भी बैक है कि मर्दों को रोल दिया गया है कि वो मामलात को संभालें, उनके कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए, नॉट कि वो अब्यूज़ करें, लेकिन उनके कंट्रोल में होनी चाहिए चीज़ें। वो कहते हैं नहीं जी हम घर के मामलात में नहीं पढ़ेंगे, जबकि घर के मामलात में पढ़ना चाहिए जब औरतों से नहीं संभल रहा, तो फिर औरतों को चाहिए कि उनकी बात को माने। तो अब इस तरह के मामलात से वैसे ही सॉल्व हो सकते हैं। दो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे, कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जो जिम्मेदारी ले, इम्पोज करे अपने डिसीजन को और ये परवाह ना करे कि किसी को अच्छा लग रहा है या किसी को बुरा लगा, ये डिसीजन है, ये सबने मानना है। ऐसे में लड़की की माँ का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लड़की की माएँ इस सिचुएशन को संभाल सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं या बहुत बुरा कर सकती हैं। अच्छा नहीं बात मान रहे, आ जाओ, बस वापस आ जाओ, या भाई कहेगा आ जाओ, और उसमें लड़कियां शेयर कभी कभार अगर लड़की के घर वाले उसको आईना दिखाएंगे, देखो घर में तुमने कर ली काम चोरी, अब वहां नहीं चलेगा, तुम्हारी जेठानी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, बिल्कुल तुम्हें चाहिए कि तुम हेल्प करो उनकी। तो अगर वो पॉजिटिव होके समझाएंगे तो वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे जरूरी बच्चियों को जब घर से शय मिलती है ना, वो कहती हैं बैग उठाओ जब मैं तो जा रही हूं। क्योंकि घर वालों को तो पता होता है ना अपनी चीज का, कि हमारी बेटी कितनी कामचोर घर में रह चुकी है, उसको उनको तो पता है कि भाई हमने तो बर्दाश्त कर लिया, ससुराल वाले तो नहीं करेंगे। वो सख्ती करते हैं ना अपने माँ बाप, कैसी की तैसी खबरदार इस मामले की वजह से घर आई, अपना तुम्हारा घर है संभालो, उसको सेटिंग करो, यहाँ नहीं फिर जब उनको ना कुछ ऐसी जिद्दी लड़कियां पे देखती हैं, अच्छा मैं इधर भी नहीं जा सकती, इधर नहीं, अब मुझे करना पड़ेगा, और यहीं से वो जो आपकी इमेच्योरिटी है वो बदलती है, बिल्कुल घर का माहौल अच्छा होता है। इसमें इसमें बड़ों को ना फर्म होना चाहिए। बहुत एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने वैसे इतनी कान लगा के बातें कभी किसी ज़िंदगी में किसी मोहल्ले वाले की नहीं सुनी जितनी मैं आज सुन रही हूँ, लेकिन खैर है। अच्छा वरना आवाज़ें क्लियर आती भी नहीं, आज बड़ी साफ आवाज़ आ रही है कि बात क्या है, वरना कान लगाने पड़ते हैं। हाँ, वरना कुछ का कुछ समझ आ रहा होता है। सो देखते हैं भाई कि अगले घर में क्या हो रहा है। ये फिर मेरे पैसे निकाल लिए उस्मान ने। अब्बू मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, मैं कैसे पैसे निकाल सकता हूँ? तो कौन निकालेगा? तुम्हारे अलावा, मेरे अलावा, तुम्हारी माँ के अलावा है कौन घर में? क्या हो गया हर वक्त का चीखना चिल्लाना? क्या हो गया? कहाँ है आपके पैसे? तुम इसकी अगर अच्छी तरबियत करती ना तो ये चोर नहीं बनता। क्या आप मेरे बेटे को जब देखो चुराते रहता है पैसे। अब्बू मेरे पे इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। औरों के बाप तो उनको बाइकें दिलाते, कोई कुछ दिला रहा होता है, लेकिन आप तो मेरे को इल्जाम से मार देते हैं। बस कर दो, तुम्हारी ही हरकत होगी ये, और वरना पैसे गए कहाँ यहाँ से? आपने उसको पैसे निकालते देखा था क्या? मैंने देखा नहीं है, लेकिन यकीनन इसी का कारनामा होगा। अब्बू आपके पैसे गिर गए होंगे या आपने कहीं रख के भूल गए होंगे। बस कर दो, आप मेरे पैसे गिर जाएंगे। इतना लापरवाह हो गया मैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे गिर गए हो भैया? आप मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं सारा वक्त। हो ना हो, इसी का कारनामा अंजाम है। कल परसों ये मुझसे पैसे मांग रहा था। तो पैसा मांगने का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसने चोरी कर ली है। अब अभी इससे पूछो ये कहाँ से आ रहा है। अब्बू आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो मोहल्ले वाले कैसे भरोसा करेंगे मुझ पे? बस कर दो, वो औलादें अलग होती है जिन पे भरोसा किया जाता है, उनके कारनामे अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे को आप चोर बना के ही छोड़ेंगे? एक दिन देखना कुछ ना कुछ वो बड़ा कारनामा करके आएगा ना। कर तो रहा है, अपने ही घर में चोरियां कर रहा है। अब्बू मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। आप लोग का यही है, मेरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। मेरे बच्चे को आप, अरे रोको मेरे मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। मेरे बच्चे को रोको। उस्मान अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि एक सर्टेन एज पे बाप और बेटे का रिफ्ट शुरू हो जाता है, और सारी जो जिम्मेदारी है कि तरबियत अच्छी नहीं की, वो माँ की तरफ सारी गन्स का रुख हो जाता है, तोपों का रुख हो जाता है कि तुमने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। और हर घर में ये देखा गया है कि माँ बच्चों के साइड ले रही होती है, और वो एक जंग इस तरह खड़ी हो जाती है कि बाप एक तरफ और माँ और बच्चे एक तरफ। तो क्या करें इस पे, कैसे बैलेंस करें? समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत है, कैसे लोगों को इस पे इसको फेस करना चाहिए, इस सिचुएशन को। हर घर में ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा देखिए, ये ना एक दिन की कहानी नहीं है, ये चीज़ ऐसे है जो डेवलप हुई है ओवर द ईयर्स। अब यहाँ ये सुन के पता चल रहा है इस एक स्नैप से कि भाई ये जो फादर हैं ये इतना इन्वॉल्व नहीं रहे हैं पेरेंटिंग में। इन्होंने प्रोवाइड किया है, पैसे दिए हैं, फाइनेंशियली प्रोवाइड किया है, लेकिन तरबियत में इनका इतना अमल दखल नहीं रहा। ठीक है, वो ज़्यादा जिम्मेदारी रही है माँ की कि माँ ही देखे। इनका क्रिटिकल रोल ज़्यादा रहा होगा कि जी डांट डपट कर देना बच्चों के साथ, उन्हें प्यार से कभी ना समझाना, उनके साथ बॉन्डिंग ना करना, दोस्ती ना करना। हमारे बापों को ऐसा लगता है इन चीजों के लिए रखा जाता है। हाँ। रोब के लिए तुम कल आएंगे ना तुम्हारे अब्बू तो मैं बताऊंगी, शाम में आएंगे तो बताऊंगी। और बेइज्जत करने के लिए। अच्छा हम ना ये नहीं समझते कि भाई बच्चों की भी इज्जत होती है, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप बेइज्जती नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़े आराम से बच्चों की बेइज्जती कर देंगे, उन्हें कुछ भी कह देंगे, इतना शदीद क्रिटिसाइज़ कर देंगे तो बच्चा तो आपसे मुतनफ़िर होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा अब इस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि लड़का चोरी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में जो बच्चे पल रहे होते हैं वो मैनिपुलेशन सीख लेते हैं। बहुत आंसुओं से रो भी रहा होगा तो हो सकता है उसके बावजूद उसने कुछ किया हो। ये भी हो सकता है कि उसने कुछ नहीं किया, अब्बा की नेचर ऐसी है कि जी वो इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा मैनिपुलेशन सीख गया है। अब क्यों? क्योंकि एक सीधे रास्ते से अच्छी तरह से उसकी चीज़ें अगर पूरी नहीं हो रही तो उसने अब ये रास्ता सीख लिया है कि पता है कि अम्मी तो ऑलरेडी मेरी साइड पर है, अब वो इस तरह से करके मैं सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि भाई जब आप पेरेंटिंग की बात आती ना तो आप एक टीम है, एक शख्स पेरेंटिंग नहीं कर सकता। दोनों के रोल्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, दोनों में होगा कि कोई एक ज़्यादा नरम होगा, एक ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन एक्सट्रीम नहीं हो सकते आप कि अब्बा है तो अब्बा ने सिर्फ बेइज्जती करना है, क्रिटिसाइज़ ही करना है। तो वो बच्चा जब उसमें ताकत है ना, फिजिकल है वो भी बड़ी वो होती है, जब वो बड़ा हो जाएगा, टीनेज में आएगा, जब उसमें ताकत आएगी तो फिर अब्बा उसके सामने पावरलेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ शुरू से होती है मैनेज। अच्छा आप शुरू से अगर नहीं हुई है, ठीक है, ये उम्र आ गई है और अब उन्हें पता चल रहा है कि भाई अब बच्चा बिल्कुल आ गया है ना, गिरेबान पकड़ने पे आ गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर उनको चाहिए कि थोड़ा सा स्टेप बैक करें, ठीक है, मामलात को उससे हल करें ना, अक्लमंदी से हल करें, फिर बैठ के बात करें। नहीं, ये जो आपने बात की ना कि माँ और बाप एक टीम होते हैं, ये अक्सर घरों में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर घरों में और बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल कि अगर माँ उनकी साइड है या बाप उनकी साइड है,
बाप और बच्चे मिलके माँ का मजाक उड़ा रहे हैं या माँ और बच्चे मिलके बाप को इस तरह बुली कर रहे हैं। सो वो अगर उनको पता चलता है कि ये टीम ही नहीं है, तो वही वाली बात है ना, वो जो लकड़ियों वाली बात नहीं थी कि ज्यादा होते हैं लोग तो मजबूत होते हैं। तो माँ और बाप जब अलग अलग हो जाते हैं इस तरह, तो बच्चे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल एक्सप्लॉइट, वही मैंने कहा ना, मैनिपुलेशन। बच्चे फिर सीख लेते हैं कि हमारा फ़ायदा किस तरह से होगा और हमें फ़ायदा कैसे निकालना है, जो कि बड़ी अच्छी वो नहीं है। ये बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली है। अब यहाँ तक सिचुएशन आ गई है भाई, इस तरह के झगड़े हो रहे हैं घर में, तो फिर अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि भाई अब आप एक टीम बन जाएं। चलें, शुरू से आप नहीं बने, अब एक टीम बने और अब थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। आपका बच्चा अगर टीनेजर है, टीनेजर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस की। अब आप छोड़ दें इस चीज़ को कि आप उसको बेइज्जत करें हर वक्त उसे क्रिटिसाइज करें। के हार्मोन्स भी तो होते हैं ना, जो उसकी वजह से भी तो उनके अंदर ये चीज उसकी वजह से भी आ रहा होता ये पैदा होता है। बायोलॉजिकली वो इंक्लाइंड है एग्रेशन की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ। तो आधा तो कसूर उनका है ही नहीं, आधा कसूर उनकी बायोलॉजी का है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अब आप भी इतना क्रिटिसाइज कर करके, इतना बेइज्जत कर करके उन्हें अपने आप से मज़ीद दूर कर देंगे, मज़ीद दूर कर देंगे, उन्हें डाल देंगे किसी बुरे रास्ते पे जो हो सकता है वो अभी ना हो उस पर। तो बेहतर है यहाँ पे थोड़ा सा सब्र से काम लें। अगर लग भी रहा है कि हाँ बच्चे ने ऐसा कुछ किया है, तो इस तरह से रिएक्ट करना उसका हल नहीं है। उसे बैठें, उसके साथ बैठें, उससे आराम से बात करें, उससे अपने कंसर्न्स डिस्कस करें, ठीक है। उसको गाइड करें कि बेटा ये तरीका सही नहीं है, आप हमसे डिमांड कर लो, अगर ऐसा कुछ है तो बता दो, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बच्चों को सेंस देना ज़रूरी है कि भाई अगर ऐसी कोई गलती आपने कर भी ली है, जैसे अब इस सिचुएशन में, कि भाई चुपचाप चलो पैसे वापस रख दो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे और हमसे डिस्कस कर लो क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर पेरेंट्स को चेंज होने की ज़रूरत है। हम बच्चों को नहीं कह सकते कि वो चेंज हो, पेरेंट्स को अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है अगर वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े नुकसान से वो बचें। तो यही जो है मैं इस पर वो गाइड कर सकती हूँ कि ठीक है, सारी ज़िंदगी आप नहीं कर सके भले वो चीज़, अब रियलाइज़ कर लें अगर मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं, थोड़ा स्टेप बैक करें, अपना स्टाइल चेंज करें, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी में सब्र लेके आएँ, हाँ सब्र लाएँ उसमें, और डिस्कशन करें, बात करें और बच्चों को बताएं कि बेटा हम डिस्कस कर लो हमसे, हम तुम्हें पनिश नहीं करेंगे, हम कुछ बुरा नहीं करेंगे, बता दो क्या तकलीफ है। बाप स्पेशली अपना रिलेशनशिप बच्चों को ये ना दिखाएं कि बस मैं मतलब गुस्सा करने के लिए ही हूँ, मेरी मौजूदगी का एहसास तुम लोगों को गुस्सा करने के लिए ही होगा। बिल्कुल। कभी कभार बच्चे फंसते भी हैं तो हमेशा माँ की तरफ क्यों भागते हैं, उनको बाप की तरफ भी तो भागना चाहिए। बिल्कुल भाई, बाप का एक रोल शफकत का भी तो होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना फादर्स इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते कि भाई बाप शफीक भी होता है, वो जो है काइंड भी होता है, वो रहम भी करता है, वो दोस्त भी होता है। और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है, एक की तो है भी नहीं यहाँ पर। लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि कोई डांट पिटती है या कुछ, तो बच्चा अल्लाह की तरफ से है ना, बच्चे ने माँ की तरफ ही आना है। लेकिन इसमें माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपने बच्चे को लेके चलते हो। और स्पेशली इस एज पे आई थिंक 8, 9, 10 यहाँ से बच्चे की अकल बहुत प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, अकल डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटेलिजेंट। जब बच्चे हमारे पैदा होते हैं ना 7 साल तक बड़े प्यारे लगते हैं, फिर हमारा दिल चाहता है 7-8 के बाद एकदम 25 के हो जाएं, कमाने लग जाएं। बीच का टाइम नहीं हमें चाहिए, और वो सबसे मुश्किल टाइम होता है, उसी में रिफ्ट बाप माँ के साथ। और मुझे इतने बुरे लगते हैं बाप जो आते हैं ऑफिस से, उस वक्त बच्चों को खुश होना चाहिए, और ज़्यादातर बच्चे कमरों में भाग जाते हैं। आते हैं और ये क्या पड़ा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है यहाँ, ये उठाओ, ये क्या है, इधर आओ, तुमने काम किया है, खाने के टेबल पे, हाँ भाई पढ़ाई का क्या हो रहा है, तुम्हारी वो शिकायत आई थी। ऐसे बच्चों के लिए ना एक नफरत पैदा हो जाती है, बड़ों के लिए बच्चों के दिल में। ऐसे बड़े नहीं होने चाहिए। मैंने एक बड़ी अजीब एक चीज़ देखी है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जिन घरों में बाप सॉफ्ट से है ना, जो डांटते नहीं, फ्रेंडली रहते हैं, माएँ सख्त होती हैं, वहाँ के बच्चे ज़्यादा अच्छे डेवलप हो रहे हैं। वो सक्सेसफुल भी हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि उनको यार ये कि माँ तो बड़ी सख्त है, पापा से बात कर लेंगे। अजीब बात है, वहाँ का माहौल बेहतर है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट निकल रहे हैं। ऑपोजिट है, क्योंकि देखिए एवोल्यूशन है, वक्त बदल गया, बच्चे बदल गए, इंसान बदल गए, एआई का ज़माना है। अब वो स्ट्रिक्ट जो है फादर की तरफ से पेरेंटिंग नहीं चल रही, वो फ्लॉप हो गई है। माँ सख्त हो जाए, लगा भी दे, फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को नहीं लगता, बच्चे को बुरा भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल ना करें, लेकिन माएँ डांटती भी ना, बच्चों को होता है ठीक है यार कोई नहीं, पापा आएंगे ना, पापा से सेटिंग कर, एक अलग कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर ये कि
अब्बा आएंगे और बेइज्जत करेंगे ना, वो बच्चे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, वो अचीवर्स भी नहीं है और वो सख्त मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ शादी करते हुए टाइम आप देखें कि आप जिस आदमी से शादी कर रहे हैं ना वो सॉफ्ट हो, बच्चों के लिए, आपके लिए नेचर में धीमे, जिनको गुस्सा ना आता हो। जिनको ज़्यादा गुस्से आते हैं बहुत बुरे पेरेंट्स बनते हैं, बुरे हस्बैंड्स बनते हैं, बुरे इंसान होते हैं। गुस्से वाले आदमी के साथ शादी नहीं करनी। और मसला यही है, आपको बात करना बड़ा ज़रूरी है। अगर अच्छा सा माँ क्यों पसंद है बच्चों को, पर्दा रखती है, अगर बाप भी थोड़ा पर्दा रख ले, आराम से बुला के बात करे, बेटा यार क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी करता था, लेकिन फिर इसका मसला ये है कि फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मुझे बताओ तुम्हारी क्या ज़रूरत है, हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी करेंगे, लेकिन बेटा आप चोरी ना करना। फिर आप उसमें इस्लामिक स्टोरीज बता सकते हैं, खौफ पैदा कर सकते हैं कि जी, और हमें था जैसे, यकीन करो इतना खौफ था कि क़यामत वाले दिन हाथ कटेगा। अम्मी ने जिस तरह सुनाया, टीचर ने सुनाया, मुझे लगता था मेरा हाथ कटेगा, कितनी दर्द होगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, ऐसी किसी की चीज़ है। हम रबड़ पेंसिल चुरा लेते थे ना स्कूल में कभी, लेकिन वो जब बात पता चली कि हाथ कटेगा तो मैंने मैम से पूछा, रबड़ चुराने पे भी हाथ कटेगा? कहा नहीं, रबड़ पेंसिल पे भी हाथ कटेगा। तो वो बात याद रह गई। फिर आपको एक फियर होता है, खुदा का फियर बेस्ट है, हमें पापा का फियर नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बीमारी की तरह ट्रीट करें ना, कि एक मसला है, एक जिस तरह कोई क्या होता है, कोई कट लग गया, रैश हो गया, तो हम इलाज करते हैं, ये भी एक इलाज है कि और सब करते हैं, सब चोरियाँ वोरियाँ छोटा होता है बच्चों का, इट इज़। लेकिन आप बेइज्जती ना करें, जलील ना करें एट एनी एज, बात करें। और फादर, मैं कहते हैं ना, माँ को मैं कहती हूँ बाप को दोस्त होना चाहिए, माँ को फॉर्म होना चाहिए, आई फील। बिल्कुल, यू आर राइट। लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। ट्रू। वरना वो छुपाएंगे, माँ से भी छुपाएंगे, बाप से भी छुपाएंगे, कहाँ जाएंगे? फिर बाहर उनको कोई मिलेगा डॉन जो दोस्ती करके इनको जो है ना एक्सप्लॉइट करेंगे। अब्दुल्ला, कौन आ गया? उठो जरा, 9 बज रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाना था तुम्हें आज। यार अम्मी क्या तमाशा, आपने रोजाना का ये लगा रखा है? क्या रोजाना का लगा रखा है, काम काज नहीं करना क्या? क्या करूँ, नहीं मिल रही जॉब, ढूंढ ढूंढ के थक गया। मतलब तुम्हें सारी जिंदगी बिठा के खिलाते रहे हम? हाँ तो आपने क्या, मैं क्या करूँ मुझे बताइए आप। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, जॉब करो, जॉब। तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे बच्चे होंगे, कहाँ से जिम्मेदारियां उठाओगे? अभी मेरी उम्र ही क्या जॉब करने की? जॉब अच्छा, 20 साल की उम्र हो गई। 20 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, तुम्हारी उम्र में क्या 2 साल के हो अभी? ये मेरी एंजॉय करने की लाइफ है, जॉब वॉब करने की उम्र नहीं है मेरी है। बेटा एंजॉय करने के दिन खत्म हो गए, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो रहा है, सारी जिंदगी तुम्हें कमा के नहीं खिलाएगा। आपको 2 रोटी मेरी हराम लग रही है घर में खाना? खाली 2 रोटी है, कपड़े नहीं पहनते, रहते नहीं हो, बिल नहीं भरते, क्या नहीं करते? हाँ तो घर छोड़ के चले जाऊँ, क्या करूँ मैं? ये धमकी देखो, मुझे मत देना, बता रही हूँ, मैं भी घर छोड़ के जा सकती हूँ। तरह जाएंगी फिर आप मुझे देखने के लिए? क्या करूँ, किससे जाके कहूँ? तो मैं क्या करूँ? नहीं औलाद इस दिन के लिए पैदा करती है क्या कि वो औलाद जो है अपनी माँ के आगे खड़े होकर इस तरह की जबान चलाएगी? हाँ तो क्या कर सकता हूँ मुझे बताइए ना आप। थक गया मैं। बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ कि तूने नहीं किया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। ये आप तो ब्लैकमेल कर रही है मुझे इस तरीके से। तेरा बाप भी मुझे सुनाता है, तू भी मुझे सुना, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ तो आप रोजाना सुधर जा, देख मैं तुझे समझा के सक गई, पूरा मोहल्ला सुन रहा है, पूरे मोहल्लों के क्या जवाब दूंगी? हाँ तो सब लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि यही हद हो गई, मैं तो अपनी जान देख के दम लूंगी, तू देख लियो। इस वक्त तो मुझे अम्मी पे तरस आ रहा है, सच्ची बात है, मुझे माँ पे तरस आ रहा है, क्योंकि वाकई उसके मियाँ उसको सुनाते होंगे कि तुम्हारा निखट्टू बेटा सोता रहता है और यहाँ वो बेटे की सुन रही है। तो इस वक्त माँ बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रही है और ऐसा अक्सर घरों में होता है। सारे ग्रजेस जो हैं, बाप सारी जो चीज अपने आप को सही रखते हैं बच्चों के सामने और बीवी को ठूंगे मारते रहते हैं। देखो निखट्टू बेटा कुछ करता नहीं, क्या होगा, ये सारी बातें जो वो हैं वो फीड की हुई हैं अब्बा ने। तो ये बच्चों को भी रियलाइज़ करना चाहिए हमारे यहाँ के कि भाई कितनी एज में निकलेंगे, कोई हुनर सीख लो, कुछ सीख लो, पढ़ाई ख़त्म हो गई है, छुट्टियाँ हैं, तो अपनी टाइम ना बर्बाद करो, रूटीन तो कम से कम लेकर आओ ज़िंदगी में। अभी अगला जुर्म होगा इसकी शादी कर देंगे कि खुद ही जिम्मेदार हो जाएगा। हाँ। जब सर पे पड़ेगा, 3 बच्चे हो जाएंगे तो सबकी जिंदगी खराब होगी, सबका खून चूसेगा और ये नहीं बदलेगा। ये एक तबीयत नहीं बदलते। इन लोगों की शादी नहीं करनी चाहिए सीरियसली, क्योंकि आप दूसरी की बेटी के साथ ज्यादती करते हैं। सबसे बड़ी बात है ना। अगर आप किसी कामचोर, किसी निखट्टू की मतलब आप ये सोचेंगे कि बीवी आ जाएगी तो वो सुधर जाएगा, जब माँ बाप नहीं सुधार सके तो बीवी कैसे सुधारेगी? अक्सर यही होता है ना, कोई बात नहीं शादी होगी ना खुद ही पता लग जाएगा, जिम्मेदारियां नहीं होता, नहीं होता है। जिसने ड्रामा नहीं थोड़ी चल रहा है फाद मुस्तफा वाला, जरूरी नहीं है वो। ड्रामा थोड़ी चल रहा है, वो ड्रामा देख के सब कह रहे होंगे चलो भाई सब निकट्टे लड़कों की शादियां हो रही हैं। उसमें तो चलो कोई टैलेंट था, लेकिन बहुत सारे लड़के वाकई इतने कहते हैं कामचोर होते हैं, उनको कोई शौक नहीं होता, घर का काम बाहर का काम, बस आके लेट जाएंगे अपने फ़ोन पे,
टीवी पे, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है माँ बाप के लिए जब ऐसी औलाद हो। बहुत बहुत मुश्किल है बहुत। और ये इसके ना आपको ट्रेलर्स शुरू में मिलने लग जाते हैं। उस वक्त आपको बच्चे को सीधा करना चाहिए, कोशिश ही कर सकते हैं कि वो सुधर जाएं उस वक्त, आहिस्ता 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 उनको। और हमारे जो कल्चर नहीं है ना कि बच्चे काम नहीं करते, टीनेजर्स को हम क्यों नहीं बर्गर जॉइंट पे भेजते काम करने के लिए, हमारे यहाँ पेट्रोल भराने इनको भेजें, मैकेनिक के पास भेजें। एक एक्टर है मुझे बता रही थी कि उसके भाई इस तरह तंग करता था तो माँ ने दिल पे पत्थर रख के उसको मैकेनिक शॉप छोड़ाई। आज वो वीपी है किसी बैंक का। उसने वो जिंदगी बदल दी। वो इन बच्चों को ना एक चाहिए झटका, ठीक ठाक वाला सीरियस झटका, जिससे वो चांस है कि सीधे हो जाए। मेरे ख्याल में तो इनको वाकई किसी फ्रेंड के पास छोड़ दें कुछ अर्सा, इनको लग पता जाएगा कि जो उनको होता है ना कि मुझे को पाल लेगा खिला देगा, वो उनका एक ड्रीम तोड़ना ज़रूरी है कि असलियत क्या ज़िंदगी में। इनको बाहर भेजना बहुत ज़रूरी है, इनको बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे सीधे हों, उनको समझ आए कि नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे सीधा होना है। या फिर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है, कुछ बच्चों का ब्रेन ही ऐसे चल रहा होता है, उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि सीरियसनेस कब ज़रूरी है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए जहाँ पे मतलब समझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो तो फिर ज़ाहिर है कोई प्रोफेशनल ट्रीट कर सकता है, लेकिन ना ये नॉर्मल ट्रेंड भी है ये हमारे यहाँ। जैसे अभी इन्होंने कहा कि शुरू से आपको ट्रेलर मिलने लगता है। अब वो शुरू में क्या होता है कि जब बच्चा ज़िद कर रहा है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, एक उसके लिए कि भाई ज़िद को उसको कंट्रोल करना, उसके टेंट्रम को कंट्रोल करना, उसे समझाना ये बहुत बड़ा टास्क है, उसकी ज़िद पूरी कर दो। ठीक है, एक चीज़ पे आपने नो कह दिया, उसने बच्चे ने ज़िद की, आपने वो पूरी कर दी। आप तो उसे खुद सिखा रहे हैं कि भाई हमारे नो की कोई वैल्यू नहीं है, हमने जो कह दिया उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप ज़िद करेंगे हम उसके आगे घुटने टेक देंगे। तो यहाँ पे वो ये कि जी आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा मजबूत बने, बच्चा रो रहा है उसे रोने दें, उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही तो ना हो भले, उस पर जिम्मेदारी छोटी उम्र से डालें। अच्छा देखें, सच्ची बात है जो पेरेंट भी बनते हैं ना वो लोग भी तो पहली दफ़ा पेरेंट बनते हैं। बिल्कुल हाँ, वो कोई एक्सपर्ट तो होते नहीं। बिल्कुल। अब उन्होंने स्पॉइल कर दिया, बच्चा स्पॉइल हो गया बचपन में लाड प्यार में जी। अच्छा चलो अपने हाथों से खिला दिया और ये वो सारा। अब जब स्पॉइल हो गया फिर उसको सही, जो खुद ही रायता फैलाया है उसको सही कैसे करें? अब उसको सही ऐसे करें कि एक तो देखिए आजकल अवेयरनेस बहुत है, आजकल बहुत लोग साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई आपका बच्चा है जो नहीं आपके कंट्रोल में, आपको लग रहा है नहीं आ रहा, तो मज़ीद मामला को ख़राब करने के बजाय प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। अगर आपके लिए बहुत बड़ा टैबू है प्रोफेशनल हेल्प सीख करना, तो कोई एक शख्स तो ऐसा होगा जिससे उस बच्चे की थोड़ी दोस्ती होगी। कोई ख़ानदान में ऐसा होगा, कोई मामू होंगे, कोई चाचू होंगे, कोई बड़ा कज़न होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ना हो, कोई तो होगा जिसकी वो बात सुनता होगा। तो आप उस शख्स को इन्वॉल्व करें, उनकी तरफ डाइवर्ट कर दें कि भाई इसकी ये इशूज़ हैं, ज़रा आप इनको दोस्तों की तरह आराम से प्यार से समझाएं, आप थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाएं, क्योंकि आप दोनों के इमोशंस इस वक्त टकरा रहे हैं। अब जैसे ये बच्चा है, इनकी वालदा है, दोनों इमोशनल हुए हुए हैं, तो इमोशंस के उसमें तो बात नहीं होती जब दोनों इमोशनल हुए हुए हों। तो किसी ऐसे शख्स को इन्वॉल्व कर लें जिससे आपको पता है कि भाई बच्चा जो है थोड़ा क्लोज़ है, उसके कोई दोस्त हैं। ठीक है, तो दोस्त एक उम्र के होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं समझा सकते। मे बी आप उनके दोस्तों के पेरेंट्स से दोस्ती कर लें, उनको कहें कि भाई हमारे बच्चे के थोड़े से ये इश्यूज़ हैं, आप अपने बच्चे के साथ इसको भी देख लें, क्योंकि ना इस एज में बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं। अगर ऐसे मसाइल चल रहे हो दोस्तों को बहुत पक्का वो समझते हैं कि बस वही उनके करता था वही और दोस्तों के पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उन दोस्तों के पेरेंट्स को आप ठीक है, दोस्तों के पेरेंट्स से आप मिलें, उनसे बात करें, उनको इन्वॉल्व करें, कोई मीडिएटर्स को इन्वॉल्व करना। जब हम ये कह रहे हैं भाई मोहल्ले से आवाज़ें आ रही हैं, तो आप भाई उसकी कोई जिम्मेदारी उठाए, कोई उसमें इन्वॉल्व हो, इसमें शर्म महसूस ना करें। आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी को सेव करना है। तो अगर प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकते तो ऐसे लोग हर फैमिली में होते हैं। ये मुमकिन नहीं है निदा कि कोई ना हो फैमिली में नहीं होगा तो दोस्तों में होगा, दोस्तों के पेरेंट्स होंगे, मोहल्ले में कोई होगा, कोई एक तो ऐसा ज़रूर होगा जिससे वो बच्चा क्लोज होगा, जिसको वो दुश्मन नहीं समझता। और जिसको वो दुश्मन समझता है ना, उसके घर भेज दें 3 महीने के लिए। तब तो ऐसा सीधा होता है ना कि नानी नहीं पसंद, दादा नहीं पसंद, फला चाचू नहीं पसंद, भेज दें उसके घर रहने के लिए। ऐसा सीधा होएगा ना, तब उसको अपना घर याद आएगा। फिर आप कहें ये रूल्स हैं, करना है तो बताओ। या कभी बोर्डिंग स्कूल में, या कभी ऐसा जिससे बच्चा हो कि नहीं मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ अर्सा तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक पता है चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब क्या की है लड़कों को? यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स। कि मैं कुछ नहीं था, 1 साल में देखो मेरे पास ये गाड़ी आ गई, ये बच्चियाँ आ गई, ठीक है जी, मैं इधर घूम रहा हूँ,
मेरे पास ये मेरे वो। आजकल लड़कों का ये हो गया कि ओ यार वो तो भाई फलां ये तो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतने मिलियंस मिल रहे हैं। और वो लड़के ना ऐसे छोड़ते भी बहुत हैं बातें, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे दोस्तों के साथ। अरे यार भाई आप तो कमाल हो यार, कैसे मैंने भी ये बनना है। उनके जहन में ये आ गया है कि बगैर कुछ किए आप पैसे बना सकते हैं, और वो बस उसमें लगे हुए हैं। जो फ़ोन पे भी लगे ना वो ढूंढ रहे हैं अपना क्या कहना चाहिए, बस शॉर्टकट और ये कि कोई उनका लकी नंबर लग जाए, कुछ हो जाए। वो अपने आप को वो यूट्यूबर इमेजिन कर रहे हैं। वो इतना बुरा जो है ना इंप्रेशन बच्चों पे डाल दिया उन्होंने। कुछ एक आध बन भी जाता है, लेकिन कितनों में, लाखों करोड़ों में कोई एक दो, तो वो उनको आइडियलाइज कर रहे हैं और उनको जल्दी क्विक मनी बनानी है। यू आर राइट। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम दूसरों के घरों के बाहर कान लगा के बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमारी इंटेंशंस बुरी नहीं है, हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं। और उन्हीं बातें सुनने की वजह से हम उसके हल निकाल रहे हैं। मैं गड़बड़ा गई, वो नहीं गड़बड़ा रहे लड़ते हुए। इतने कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं और बड़ी क्लियर आवाज़ें आ रही हैं, आप भी सुने। हाँ जी सुनिए री नेक्स्ट लड़ाई। रयान, मैंने तुम्हें कब से टाइम दिया, मैंने सोच के, अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे आगे जवाब देना है। अम्मी मैं करूंगा ही नहीं फरा से शादी। देखो बेटा, मैं बता रही हूँ कि तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मी मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी वो, उसकी आंखें देखी आपने? बचपन से तुम्हें 2 मरतबा 3 मरतबा कितनी मरतबा मैं समझा चुकी हूँ, हद हो गई है। अम्मी मुझे नहीं पसंद, खाला की बेटी नहीं पसंद। तो फूफो की बेटी से कर लो, उसमें क्या कमी है? इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं करूंगा सिर्फ पसंद की शादी। देखो जो लड़की तुमने पसंद की ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी अच्छी तो है, गोरी चिट्टी है, और क्या चाहिए? रंग देख रहे हो ना, मुझे रंग नहीं चाहिए, मुझे अखलाक, मुझे आदात चाहिए। अम्मी आपकी खाला की बेटी सही नहीं है। बेटा देखो मेरी हद हो गई है, मैं दिल की मरीजा हूँ, मुझे मत तंग करो। ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अम्मी आपको समझ नहीं आ रही ना। मैं अच्छा मेरी बात सुने, आपने कल को शादी कर दी तो मैं कैसे खुश रहूंगा? मुझे ये तो बताए ना। अच्छा सिर्फ तुम्हें खुश रहना है? माँ बाप का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, माँ बाप को तो कोई खुशियाँ ही नहीं चाहिए, हमारा तो कोई हक ही नहीं है ना औलाद के ऊपर। अम्मी आप देखा, आप समझ नहीं रही ना। बेटा बात सुनो, शादी सबको करनी होती है, पसंद की करो या जैसी भी करो, बाद में सब एक जैसे हो जाते हैं। तो मैं कैसे रहूंगा? मैंने तो कल को पसंद की है, उसका क्या होगा? बेटा देखो वो लड़की अच्छी नहीं होती जो लड़कों को फंसा लेती हैं। समझो इस बात को, तुम्हारी उम्र ही क्या है भी जो तुम समझोगे इस चीज को। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, देखिए आप मेरी बात को समझिए, आप समझिए, प्लीज समझिए मेरी बात को प्लीज। बेटा देखो मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी हूँ, ना ही तुम्हारा बाप राजी है। मैंने बचपन से अपनी भांजी का, अपनी भतीजी का ख्वाब देखा है, लेकिन तुम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। जाओ कर लो खुद ही शादी, मैं नहीं होंगी तुम्हारी शादी में। मैं कर लूंगा, मैं खुद ही करूंगा अपनी पसंद की शादी, देख लिएगा। मुझे इस स्टेज से बहुत डर लगता है अपनी जिंदगी के, बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ा खौफ आता है कि पता नहीं कैसे सब स्मूथली हो, अल्लाह करे। नहीं तुम्हारे घर में तो सब इस स्टेज से फारिग हो चुके हैं, है ना? बट ये बड़ी मुश्किल स्टेज होती है ये और जब आप प्यार में होते हो फिर आपको कुछ नजर नहीं आता। ये तो है, जब आप मेरे अम्मी अब्बू कहते थे जब आप प्यार में होते तो आपके आंखों पे पट्टी बन जाती है, फिर कोई बुराइयां, कोई चीजें आपको नजर ही नहीं आती दूसरे की। जिसका बेस्ट सोल्यूशन है, बच्चा जहाँ कह रहा है बात पक्की कर दो, कहो कि ठीक है हम बात पक्की करेंगे, एक शर्त है हमारी, बस 3 साल के बाद शादी करेंगे और तुम अपना घर लो, बस सिंपल। आप देखो खुद ही लड़ के खत्म हो जानी है। और आप उनसे कहें बेटा रोज मिलना है, बातें करो, उसको टाइम दो, समझो, उसकी इतनी बातें होनी है, खुद ही लड़ाइयाँ करके खत्म हो जाएगी। 90% लड़के लड़की खुद ही फेडअप हो जाते हैं। और उनके ऊपर 2 आप कंडीशन लगाएं, ठीक है ये बच्ची है, करके देखिए, अपनी मान से 2-3 साल का टाइम लें, नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, इसने परसों निकाह कर लेना है, फिर आप क्या करेंगे? फिर फंस गए। तो अगर आपको लग रहा है कि मिसमैचर या बच्चा रेडी नहीं है, तो उस पर ये कंडीशंस लगा दें कि अपना घर ले लो, ठीक है 3 साल का टाइम दे रही हूँ, और खूब अंडरस्टैंडिंग रखो, देखो तुम चल सकते हो नहीं क्या है, 3 साल बाद आज के दिन आ जाना, निकाह कर देंगे। बहुत अच्छी बात है ना आपने, I'll keep this thing in my mind। बहुत अच्छी आपने बात। ये तरीका उल्टा पड़ता है,
हाँ, कि आप अपने रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ खराब कर लेते हैं। हाँ, फिर आप वैसे आप उस वक्त उनको जहर लग रहे होते हैं, क्योंकि जब आप उनकी पसंदीदा खाना, उनको क्या खाना है, आप भाग भाग के किचन में बिरयानी पक रही होती है रोज के मेरे बेटे को पसंद है। जब आप उनकी पसंद का खाना, आप उनकी पसंद के कपड़े, उनकी पसंद की पढ़ाई, हर चीज़ में उनकी पसंद का ख्याल रख रहे होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी के एक ऐसे मतलब लाइक कुएं में भी वो अगर कूद रहे हैं, उनको पसंद है वो लड़की, आपको नजर आ रहा है कि वो कुएं में कूद रहे हैं, सो करने दें उनको, करने दें, बिल्कुल। और मंगनी बात तो फिर शादी भी नहीं हुई, और जब और उनसे क्या इनकरेज करें कि ज़्यादा बात करो बेटा, रोज़ बात करो, ज़्यादा बात करेंगे ये करेंगे खुद ही लड़ के फेडअप हो जाएंगे, और 2-3 साल में आपका सारे भूत निकल जाते हैं। 2 साल ट्राइड एंड टेस्टेड है, खत्म हो जाती है बात, नॉर्मल नहीं चलती रिलेशनशिप्स। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और ये जो आपने कहा है ना, अपना घर लो फिर करो, बस ये 2-3 कंडीशन, उसको टाइम भी दिया। इससे एक फायदा भी हो सकता है ये वाली बात से कि अपना घर लो फिर करो, बच्चा बड़ा सीरियस हो जाता है अपने करियर को लेकर। जो पहले हो रहा होता है ना, बस प्यार और मोहब्बत में पड़ के सब चीजें छोड़ी होती है, वो फिर अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाता है। तो कुछ आर या पार तो कुछ बन ही जाएगा बच्चा, भले उस लड़की की चाह में ही सही। तो ये भी चीजें ट्रिगर करती हैं। हमारा पिछला वाला केस था ना, जो लड़का लाओबाली हुआ है, बिस्तर पे पड़ा है और उठ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो कभी प्यार में भी कर लेते हैं, पर्पस मिल जाता है, बन जाते, ड्राइव मिल जाती है, फिर वो करेंगे पॉजिटिव वे में भी। हाँ, बच्चों को पर्पस चाहिए होता है, ड्राइव चाहिए होती है उसके लिए कि मैं करूंगा तभी तुम। बचपन में नहीं, हमारे बच्चे जब चलना सीखते थे तो मेरा मियाँ उस तरफ बैठ जाता था और स्वीट या कोई भी ऐसी चॉकलेट उसके हाथ में होती थी, हम फेंकते थे उधर, तो वो क्रॉल करने वाला बच्चा खड़ा होके चलने लगता था, क्योंकि उसको कुछ चाहिए होती थी ऐसा। तो उसी तरह इसको, इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है थोड़ी अक्लमंदी से, थोड़ी पॉलिटिकली, है ना, समझदारी से, जज्बात से नहीं। जो उन्होंने तरीका बताया ना, बेहतरीन तरीका है। अच्छा, इससे ना दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो ये है कि भाई माँ बाप को नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता इसके लिए सही नहीं है, तो इतना टाइम लेने में उसको भी नज़र आ जाएगा। और अगर ये है कि माँ बाप खुद कंफ्यूज हैं, मे बी हो सकता है बच्चे का फैसला सही हो सकता है, माँ बाप की आंखों पे से पर्दा हट जाए तो उनकी आंखों पे से हट जाए कि हाँ भाई ठीक है, ये अच्छी लड़की है या ये अच्छा लड़का है और ये आगे चल सकता है। एक दूसरे से बातचीत भी रखें। और ये भी बड़ा अच्छा होता है कि जी आपने मंगनी कर दी है ना, तो घर में आना जाना ओपन कर दें कि आपको उनके तौर तरीके समझ में आ जाएं, उनको आपके घर के तौर तरीके समझ में आ जाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि अच्छा, अब आपके घर का एक सर्टेन रूल है, एक रहने का तरीका है, और अगर कोई लड़की ऐसी है जो उसमें नहीं एडजस्ट हो सकती, वो खुद ही पीछे हट जाएगी। लेकिन पता है कि अक्सर माँ बाप इसलिए फंसते हैं, उन्होंने कमिटमेंट कर ली होती है अपने बहन भाइयों से। ये चीज़ गलत है। मैं इस पे वो करूँगी ना, उन्होंने हमेशा ज़बान दे चुका हूँ। हाँ, स्पेशली बेटों की माएँ जो है ना, वो मतलब वो जज्बात में बोल देती है बहनों को, अल्लाह मुझे तुम्हारी बेटी, मैं तो उसी को बहू बनाऊंगी। फिर वो बेचारी जो बेटी जिसके सामने ये बोल रही होती है, वो दिमाग में बैठा लेती है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना, मैं इसको जो है वो करती हूँ, अपोज करती हूँ। ये चीज़ गलत है, क्योंकि देखें हर इंसान का हक है अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना। ये हक उससे लेना नहीं चाहिए माँ बाप को कि वो बचपन में जो तय कर देते हैं, आपको नहीं पता वो बच्चे बड़े होके एक दूसरे के लिए कोई वो डेवलप करेंगे, फीलिंग्स नहीं करेंगे, वो किसी और के लिए डेवलप कर लेंगे आपस में। अगर खाला को अपनी भांजी अच्छी लग रही है तो वो उसको बेटी बना लेना। बहू बनाना जरूरी है क्या? मतलब उनको प्यार आता है, मोहब्बत आती है, आती है बहनों के बच्चों से आती है, भाइयों के बच्चों से आती है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि उस मोहब्बत को आप रिश्तेदारी में बदल दें। और फिर आप बहन को भी प्लान में शामिल कर लें कि भी ये प्लान है, इसको दूसरी लड़की पसंद है। अगर तो हो गया, टाइम गुजर गया तो ठीक है, वरना फिर ये कि वापस इधर ही आएगा। लेकिन अगर दिल से कबूल नहीं किया तो तुम्हारी बेटी भी खुश नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसलिए ये हक नहीं लेना चाहिए पेरेंट्स को कि वो पहले से डिसाइड कर लें। आपको नहीं पता भाई, चलें दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जी बहन भाइयों के बच्चे आपस में एक साथ खुश रह सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। कज़न मैरिजेस में क्या डाइवोर्सेस नहीं होती? बहुत होती हैं भाई। वो दो अलग अलग इंसान हैं, आपको नहीं पता। आप 5 साल की उम्र में आपने उनकी ये फैसला कर लिया, वो 20-25 साल के होके क्या पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, ये आपको भी नहीं पता। तो ये चीज़, इससे ना रिफ्रेन करना चाहिए पेरेंट्स को। बच्चों को रूम ज़रूर दें अपनी ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने का, अपना पार्टनर चूज़ करने का, लेकिन उसमें फिर वो रखें कॉन्फिडेंस। मैं तो कहती हूँ माँ बाप बच्चों के लिए ढेरों दुआएं करते हैं, उनके करियर की, उनकी सेहत की। ये दुआ भी ज़रूर किया करें कि उनको जो स्पाउसेस मिलें वो उनके लिए अच्छे साबित हो। और शुरू से कान में डाल दें, बेटा इंशाल्लाह जब भी शादी करनी होगी ना, पहले तुम्हें अपने लिए फ्लैट या घर लेना पड़ेगा। हम नहीं रखेंगे, बस अलग रखो कि जिस दिन हो गया मुझे बता देना कौन सी लड़की है, मैं शादी कर लूँगी, करवा दूँगी। ये बड़ा
ज़रूरी है। शुरू से ना ये बातें शुरू से जहन में डालते हैं तो बच्चा प्रिपेयर्ड हो जाता है कि भाई मेरे घर में तो ये रूल है, हर बच्चे के लिए रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अगले घर क्यों, आज बड़ी हम पप्पे कुटनियों वाला काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं बातें। आंटी क्या देखे जा रही हैं इधर उधर हैं? घर में आई हैं, इधर बैठ रही हैं, उधर बैठ रही हैं। अरे भाई क्या देख रही हो मेरे घर अरे में? मैं अपना घर नहीं देखूं, मैंने किराए पे दिया है, आज 15 तारीख हो गई, तुम लोग ने अभी तक किराया नहीं दिया। किराया कब दोगे तुम लोग? हर महीने का यही तमाशा है, 5 साल से मैं तुम लोग को भुगत रही हूँ। आंटी सैलरी नहीं मिली, देते हैं, कोई भाग थोड़ी जाएंगे यहाँ से। आपका ही घर है, खा थोड़ी जाएंगे हम, बेच बाच के थोड़ी ना निकल जाएंगे। नहीं किराया दोगी तो मैं भी तो अपने बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल भरना है मुझे, मैं कहाँ से लेके आऊंगी? तुम लोग क्या करते हो, मोटरें खोल के बैठ जाते हो, 2-2 घंटे मोटर, पता नहीं कितना पानी इस्तेमाल करते हो। घर को देखो, जगह जगह से तुम लोगों ने तो खोद के रखा हुआ है, घर की तो तुम लोग ने मेरी रेड लगा दी है। आंटी पानी की मोटर सही कब करवाती हैं? 100 दफा फोन करो, जब एक दफा फोन उठाती हैं आप। जब भी देखो आप फोन ही नहीं उठाती। यहाँ पे हमारे यहाँ परेशानी हो, गलियाँ खराब हैं, आप तो ऐसे किराया मांगने आती हैं जैसे हम कहीं भाग जाएंगे। तो मैं कोई फ्री के लिए थोड़ी दिया है, किराया लेने से पहले बात हुई थी ना सारी, तो उसी पे चलो ना। तुम लोगों ने तो बहुत तंग करके रखा हुआ है, मेरा कौन करेगा? मेरा तो सारा किराए से होता है। अरे भाई तो भाई यहाँ रह रहे हैं, आप आना, देखो आपका घर है, कोई खराब थोड़ी कर दूंगी। जब भी बोलो कलर करा के दे दो, कभी कलर नहीं करा के देती, हमेशा हम ही करते हैं। किराया मांगने ऐसे आ जाती है मुंह उठा के। कलर हर दफा करा के देती हूँ, लेकिन तुम लोग किराया भी तो टाइम पे दो ना। तुम लोगों ने तो हमें जलील करके रख दिया है। चार जहाँ दिमाग अच्छे मकान मिल जाए तुम लोगों को, तो तुम लोग हमारा दिमाग खराब करना शुरू कर देते हो। किराएदार और मालिक मकान की कहानी, क्या कह सकते हैं इसके लिए? ये तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, चलता ही रहेगा। मुश्किल तो ज़्यादा है, मतलब ये तो एक उसके आप समझें इससे ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि भाई वो भी सही बात है कि उन्होंने किराए पे दिया है, वहाँ से उनकी इनकम जनरेट हो रही है ना, वो भी नहीं वेट कर सकते कि आप पूरा महीना किराया ना दें। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को समझना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी स्ट्रगल है, तभी उन्होंने किराए पे दिया है। फिर ये जो है किराएदार का इस तरह का एटीट्यूड के किराया मांगने आ जाते हो, घर में नहीं काम कराते। अच्छा, अब उसमें मालिक मकान भी के जी जो उनकी जिम्मेदारी है उन्हें पूरी करनी चाहिए। इसमें एग्रीमेंट क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइनिंग हुई थी उसमें कितने क्लॉज शामिल थे, वो चीज़ें फॉलो हों तो आई थिंक मामला सही चल सकते हैं। मतलब इसके लीगल एस्पेक्ट्स दोनों चीजें हैं। हाँ। एक तो किराया टाइम पर दें, हाँ। दूसरा मालिक मकान को भी इस तरह घर में धनधनाते घुसकर वो तो नहीं आना चाहिए। वो एक प्राइवेसी होती है। हाँ। जब आपने एक घर किराए पे दिया है तो आप बगैर ऐसे इजाजत घर में खुद ही घुसे चले आ रहे हो और आप चीजें देख रहे हैं कि ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये नहीं हो सकता। इसीलिए कि वो जो एक कहते हैं ना शुरू की जो लिखत पढ़त होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एग्रीमेंट में एक एक चीज होनी चाहिए जिससे दोनों एग्री कर रहे हो कि हाँ भाई इसके क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं, कब तक किराया आएगा, कब भी कर लेते हैं घरों का। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ये भी बहुत देखते हैं कि भाई इस औरत के आगे पीछे कोई है नहीं तो चलो भाई करो कब्जा। कोई आदमी नहीं है, कोई मर्द नहीं है, वो अगर बेवा है या कुछ ऐसा सिनेरियो है, बच्चे छोटे हैं या कुछ, चलो करो कब्जा। तो कब्जे हुए हैं, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन है। इसलिए कि इसमें लीगल शुरू से वो स्ट्रांग होना चाहिए। एग्रीमेंट के है ही नहीं, कोई लॉज नहीं है ऐसे। अच्छा, उनको पता है कोर्ट जाएंगे तो बस फिर सालों साल चला रहेगा, तब तक हम आराम से यहाँ बैठ के किराया भी नहीं देंगे। दुकान वाले कब्जे कर लेते हैं दुकानों पर। मतलब कि वो ही खाने पीने का जरिया होता है किसी फैमिली के पास कि सर्टेन दुकानें हैं जी, अब्बा ने बना दी थी अपने जमाने में, उस पे कब्जा करके और वही रेंट दे रहे हैं जो दे रहे थे 20 साल पहले। एग्जैक्टली, रेंट भी नहीं बढ़ाते। रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इस चीज़। और जब तक कोर्ट केस चलता है ना, आपको फिर कोर्ट में जमा कराना होता है वही पुराना रेंट, जब तक आपका वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, जजमेंट। हाँ, ये बहुत गंदा काम है हमारे यहाँ। ये रेंट पे देना, रेंट पे लेना, दोनों बड़े गंदे काम है। और ख़ासतौर पे अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना बहुत मुश्किल। रिश्तेदार आएंगे वो भी कब्जा कर लेंगे, तो ये तो होना ही है। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्शन, कोई लॉज नहीं है। तो हल नहीं, कोई सख्ती हो, अगर रूल्स स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी चीज़ें ना हो। इसका बेस्ट मैं तो कहती हूँ कि आप पानी का, बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। और उनको फिर अगर वो इस तरह तंग कर रहे हैं आपको जेन्युइनली, पानी कट, बिजली कट, ख़राब कर दें, खुदाई शुरू करा दें, करे कि वो रह ही ना सकें। फिर उनको इतना तंग करना ज़रूरी है कि वो निकले। और बड़े बड़े लोग मैंने देखा है, पढ़े लिखे पैसे वाले लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं कि ये जी यतीम बच्चे हैं या बेवा है, चलो जी हमने नहीं निकलना। तो वो फिर एक जंग शुरू हो जाती है और इसका तो हिसाब आपको ऊपर भी देना है और दुनिया में भी। और इसकी तो आवाज़ जाती है मोहल्ले में। ये वाली लड़ाई जो है खासतौर पे मालिक मकान और ये बहुत गंदी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू सो मच आप लोगों का।
मेरे साथ मिलकर यहाँ दीवारों में कान लगा के सुनने का, लेकिन आई होप कि आउटपुट अच्छा निकला होगा इस गुफ्तगू का जो हमारी प्रोग्राम के दौरान हुई। इंशाल्लाह लोगों के मसाइल थोड़े बहुत तो हल होने, संजीदा बातें हुई आज, संजीदा बात है ना जी। तो एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बात करते हैं दिल से बाख्तियार एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि PTCL ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है और जिन देही इलाकों में ख़वातीन हैं वहाँ उनको एम्पावर करने के लिए बेसिकली उनकी डिजिटल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है और उन्हें सहूलत फराहम करता है कि रिमोट वर्क के ज़रिए अपनी इनकम बढ़ा सकें। PTCL एक फैसिलिटेटर के तहत काम करता है जो कि औरतों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जो कि बिना किसी कमीशन के है और बिना किसी कट के है। और इस बात को और ज़्यादा एलाबोरेट करने के लिए हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं सैफ खान साहब जो कि ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हैं ब्रांड्स मीडिया PR एंड CSR यूफोन एंड PTCL ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू निदा फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैं खुद इतनी इम्प्रेस हुई जब मुझे पूरी जो डेप्थ में आपका जो प्रोग्राम है इसके बारे में नॉलेज हासिल हुई। राइट। सो आप मुझे बिल्कुल आम अल्फाज में बताएं ताकि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं। बिल्कुल। दिल से प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या? जी, सो बेसिकली आपको मालूम ही है यूफोन PTCL हिस्टोरिकली वी हैव लेगेसी, एक मैसिव आउटरीच है हमारी टू द ऑडियंस। हम कस्टमर को सर्व कर रहे हैं फॉर इयर्स और अब ऑब्वियसली हमारे कमर्शियल प्रोपोजिशंस भी हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि इसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना चाहिए जो कि प्योरली लोगों की लाइफ्स को एम्पावर करे, अपलिफ्ट करे सोसाइटी को और पूरा इकोसिस्टम चेंज करे। और ऑब्वियसली व्हाट बेटर नेम कुड वी हैव गिवन द प्लेटफॉर्म दिल से, क्योंकि हम एक्चुअली वाकई दिस टीम एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन दिल से इस प्रोजेक्ट के पीछे। सो आई जस्ट वेरी ब्रीफली टच अपॉन व्हाट एग्जैक्टली दिल से डज। सो हमने छोटे छोटे कुछ इनिशिएटिव से काम शुरू किया और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मसला पाकिस्तान का पानी का है, थर में है। वहाँ पे हम गए, हमने वाटर प्लांट्स लगाए और 15,000 लोगों को अगले 5 साल तक के लिए हमने पानी फराहम किया, जहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के बजाय पानी लेने चले जाते थे या लेट्स से उनको बीमारी वाला पानी मिलता था। सो नाउ माशाल्लाह देयर यू नो उनकी लाइफ्स में एक बेहतरी आई है। सिमिलरली हमने कुछ स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों को ई-बाइक्स दी ताकि वो कम्यूट आसानी से कर सकें, उन्हें बसों का वेट ना करना पड़े या लेट्स से उनको हरासमेंट इश्यूज़ ना हो बस स्टैंड्स पे एंड ऑल दैट। इसी तरह ईद पे हमने फैसिलिटेट किया लोगों को जो कराची से पेशावर जाते हैं, उनको हमने फ्री टिकट्स दिए, गिफ्ट्स दिए, सेलिब्रेट किया उनके साथ ईद। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने मदर्स डे पे एक बड़ा अमेजिंग इनिशिएटिव किया विच वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ कि हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बड़ी उम्र की ख़ास तौर पे, वो बड़ी जल्दी स्कैम हो जाती हैं। उनको मैसेजेस आते हैं कि जी आप कोई ना कोई इतने पैसे जमा कराएं तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे और वो फ़ौरन भेज देती हैं या अपना पिन शेयर कर लेती हैं। उसकी एजुकेशन की हमने नेशन वाइड विच वाज अ मैसिव कैंपेन। उससे माशाल्लाह में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए और उस वक्त से लेके अब तक हम अपने सब्सक्राइबर्स में अपनी ख़वातीन में देख रहे हैं कि द रेशियो ऑफ गेटिंग स्कैम्ड हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। सो ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है दिल से जिसमें हम काम करते जा रहे हैं माशाल्लाह। और अब आप लेकर आए हैं और अब बाख्तियार पे आ गए। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि बाख्तियार प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? सो व्हेन वी एम्बार्क्ड ऑन दिस जर्नी तो हमें लगा कि ठीक है हम ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह और हमें अप्रिशिएशन भी मिल रही है और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन वी थॉट कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग एज अ जूअल इन द क्राउन। मतलब एक बहुत मीनिंगफुल और बहुत इससे बढ़ के काम करना चाहिए। सो देन वी थॉट कि पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि women in Pakistan are not contributing to the overall economy of the country like other countries, and also they can also contribute to their own household income। और एक वर्कफोर्स है जो घर पे है और माशाल्लाह उनके पास स्किल्स हैं, जज्बा है, हुनर है, लेकिन वो कैसे
अपने घर से बाहर निकले बगैर कैसे दुनिया में अपना हुनर मनवा सकें एंड ऑल्सो मतलब अपनी इनकम बढ़ाएं और अपनी जनरेशन्स को भी अपलिफ्ट करें। सो देन केम इन बाख्तियार एंड बाख्तियार में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया हरीपुर में। हमने 100 ख़वातीन को सेलेक्ट किया, उनको हमने दस्तकारी की स्किल्स ट्रेनिंग दी, सिलाई कढ़ाई सब कुछ। उसके बाद हमने उनको मोबाइल फ़ोन्स डेटा सब कुछ फ्री किया और उसके बाद हमने दराज से पार्टनरशिप की और इनके ऑनलाइन स्टोर्स खोले और इनके जितने भी सिलाई कढ़ाई के जो काम थे वो दराज के स्टोर्स पे अवेलेबल हैं और लोग जाके ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक जो मिसिंग पीस था कि उस दराज से जो पैसे वापस इनको आने चाहिए, उसके लिए हमने यूब माइक्रो फाइनेंस बैंक से बात करके, जो कि हमारे पार्टनर हैं और हमारे ग्रुप का ही हिस्सा हैं BTCL का, उन अकाउंट में पैसे आना शुरू हुए। उससे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जो मिडल मैन होता था वो अब पैसे इनके नहीं रखता, अब ये सीधा बेचती हैं और सीधे जितने पैसे कमाती हैं वो 100% इनकी जेब में ही आते हैं। सो दैट वाज समथिंग दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ। और अब माशाल्लाह क्योंकि ये प्रोजेक्ट हरीपुर में सक्सेसफुल हो चुका है और माशाल्लाह आई हैट्स ऑफ टू दीज वुमेन जिन्होंने इतनी मेहनत से लगन से काम किया और हमें कॉन्फिडेंस दिया। एक्चुअली इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि अब हम 20 और शहरों में जा सकते हैं। सो इंशाल्लाह 2025 में वी आर एक्सपेंडिंग दिस प्रोग्राम टू 20 मोर सिटीज़। तो मैं मुलाकात करवाती हूँ, टीम बाख्तियार से मौजूद हैं जी मरियम हुसैन एंड फरहतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस और आप लोगों ने किस तरह इनिशिएटिव लिया, फिर शुरुआत कैसे की आप लोगों ने? शुरुआत बेसिकली हम पहले अपने घर से की थी। हम अपने घर में थोड़ी बहुत जिस तरह घर में करते थे काम। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी कर ली, स्टिचिंग आप कर ली। किस चीज़ की एक्सपर्ट थी? एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा एक्सपर्ट नहीं थी, नॉर्मली करती थी। अच्छा, नॉर्मल शौक के लिहाज से थोड़ा बहुत कर लिया। अच्छा, इस तरह। अच्छा। तो फिर जब इस प्रोजेक्ट का पता चला कि इस तरह आया हुआ प्रोजेक्ट, तो इसका जब हम हिस्सा बने तो मज़ीद फिर हमें ट्रेनिंग्स दी गई। उसमें मज़ीद हमें क्लासेस होती थी, आप सीखने जाते थे? जी, क्लासेस दी गई, सिखाया हमें मज़ीद ट्रेनिंग दी गई BTCL की तरफ से। और उसमें हमने मज़ीद ट्रेनिंग ली और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी के बारे में मज़ीद हमने जाना, जो नॉलेज नहीं था वो भी मिली। पहले से काफ़ी बेहतर हो गए स्किल में। अच्छा। और साथ ट्रेनिंग की भी दी गई थी। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने बनाया कुछ, आपने अपना काम स्टार्ट किया। फिर अपना काम स्टार्ट किया, प्लान बन लिया कि आप कुछ करना है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, आप कुछ करके दिखाएंगे। तो फिर अपना काम हमने स्टार्ट किया। एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं अब, हमारा अब स्टोर के ज़रिए किया, डिजिटल स्किल हमें दी गई। अच्छा। पहले ये प्रॉब्लम थी कि हम बनाएंगे, बाई कैसे जाएंगे, सेल कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम थी। तो वो सारी स्किल जब दी गई हमें, तो घर बैठे बैठाए ईजीली हो गया सब कुछ हमारे लिए। कि मोबाइल हाथ में बस बनानी है, पिक डालनी है दराज पे, और यूँ पैसा वॉलेट भी है कि कहीं आना जाना नहीं पड़ता था। इतनी प्रॉब्लम नहीं थी हमारे लिए, वहीं बस सब कुछ ईजी हो गया। सिर्फ अपना सामान के लिए जाना पड़ता होगा खरीदने के लिए, जो कब बना रही हैं आप? वो भी दराज से ऑर्डर कर लेते हैं, घर आ जाते हैं। घर सिलाई कढ़ाई वहीं से हम ऑर्डर करके वही चीज़ें बना के फिर दराज पेज पे हम अपना सेल कर रहे हैं। अच्छा, दराज की वजह से। तो आपकी इनकम में कितना इजाफा हुआ, आप भी बताइए। पहले तो मैं सिर्फ जो कपड़े बनाती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी, वो घर तक ही था महदूद। अच्छा। या मोहल्ले में किसी को बना देती। तो जब से मैं इसका हिस्सा बनी PTCL का, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना दराज पे अकाउंट है। अच्छा। और मेरी अच्छी अर्निंग हो रही है पहले की निस्बत से, माशाल्लाह। सो आप भी घर में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ख्वाहिशात पूरी कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है ज़िंदगी में? कुछ सोचा है आप लोगों ने? जी, मेरा ये मकसद है कि मैं आज बाख्तियार हूँ, तो मेरी 2 बच्चियाँ हैं ना। अच्छा। तो वो मुझे देखें और मेरी तरह ही वो भी इंशाल्लाह मैं उन्हें भी बाख्तियार बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों के हाथों में हुनर होता है, लेकिन उनको फैमिली इश्यूज होते हैं या कोई भी वो बाहर नहीं निकल पाती। किसी को बाहर के निकलने की इजाज़त नहीं होती, कैसे करोगी, क्या करोगी, तुम कर नहीं पाओगी, यही कहा जाता है ना। तो इस प्रोजेक्ट से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम घर बैठे अपना काम कर रही हैं। जो हम बनाती हैं बेडशीट्स, ड्रेसेस, वो बना के और मैं दराज अकाउंट पे अपना अपलोड करती हूँ पिक्चर्स, और घर से ही मैं डिलीवर करती हूँ। और मेरी जो प्राइस होती है वो मेरे यू पैसा वॉलेट में जो पैसे आपके हैं वो जी वॉलेट में आ जाते हैं। तो मुझे बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ इस तरह जिनके हाथ में हुनर हैं वो सीखें और वो भी ये करें ताकि घर बैठे वो अपना निज़ाम चला सकें। बिल्कुल बिल्कुल।
तो फरहत आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? और औरतों को मैसेज भी दीजिए कुछ। फ्यूचर प्लानिंग यही है, बस मेरे भी बच्चे हैं, उनको सपोर्ट कर रही हूँ। अगर अच्छा फील हो रहा है कि अर्निंग अच्छी हो रही है, उनको बेहतर मुस्तकबिल दे सकती हूँ मैं खुद को पावरफुल फील कर रही हूँ अभी। और मेरा मज़ीद ख़वातीन के लिए यही है मैसेज कि उनको भी इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। और अपने लिए कुछ करना चाहिए, हमारी तरह वो भी बाख्तियार बने और अपने लिए कुछ करके दिखाएं। कितने घर के झगड़ों की वजूहात खर्चे होती हैं और खर्चों की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और वो वाली जो महंगाई बढ़ रही है उसमें तो ये हाल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का, PTCL का स्पेशली। मैं तो ये कहूँगी कि आपको देखते देखते मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाएं? देखें एब्सोल्युटली, आई मीन देखें हम ऑब्वियसली एक इदारा हैं जो हमारी रीच है पूरी पाकिस्तान में, हर शहर में करोड़ों लोगों को हम सर्व करते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हमें भी कुछ पार्टनर्स की सपोर्ट की ज़रूरत थी। जैसे हमने पॉवर्टी एलिवेशन फंड के साथ पार्टनर किया एंड दे हेल्प्ड अस ट्रेमेंडसली टू आइडेंटिफाई दीज वुमेन हु वर रियली रियली स्किलफुल और इनके पास पैशन था, जज्बा था और कुछ कर दिखाना भी चाहती थी। और वहाँ तक उन तक पहुँचने में पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने हमें बहुत हेल्प किया। लेकिन अब जब ये हमें पता चल गया कि यू नो हु आर द वुमेन जिनको हमने सपोर्ट करना है, सो वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी। अब हमारा रोल आ जाता है इसमें कि स्किल है, मार्केट में डिमांड है, इस गैप को कैसे ब्रिज करना है। एंड वी अंडरस्टैंड कि इन्होंने घर में भी रहना है, अपने फैमिली बच्चों की भी यू नो उनकी भी नीड्स को सर्विस करना है और उनका भी ख्याल रखना है। सो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर हम टेक्नोलॉजी कंपनी है तो हम इनको कैसे वो गैप को ब्रिज कर सकते हैं। सो हेंस केम द यू बैंक की पार्टनरशिप, दराज की पार्टनरशिप, हमारे डेटा एंड सर्विसेज की पार्टनरशिप। तो ये जो गैप है ये ब्रिज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, आई मीन देयर आर hundreds and thousands of people out there, brands, organizations, and we welcome them with open arms कि reach out to us and we'll reach out to you। और इस प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि PTCL ने या यूफोन ने ये इनिशिएटिव ले लिया है तो बस ये हमारा है और किसी का नहीं है। So we will be partnering with other brands and open to talking to them how can they add value to this project। Exactly। And we will inshallah तो work with them। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसे ही तो नहीं बदलेगा ना। इंशाल्लाह। तो जब सारी ब्रांड्स जो भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो सोचेंगी कि उनको पाकिस्तान से जो कुछ इतना मिला है तो अब उनके देने का टाइम आया है। और जैसे आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, इसी तरह और ब्रांड्स को भी सोचना चाहिए और बा इख्तियार पाकिस्तान बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये था हमारा आज का शो। मतलब आज का शो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला सेगमेंट करके भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जैसे थोड़ी बहुत हिस्सेदार मैं भी बन गई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।